नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। हम सब पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र जी के बारे में बहुत कम जानते हैं। भारत के विकास में, निर्माण में और खासकर रेलवे के निर्माण में उनकी जो महती भूमिका है, शायद आज की पीढ़ी उसे वो भूल चुकी है या बहुत कम जानती है। अभी बिहार विधानसभा में उनके लिए भारत रत्न की मांग उठी। एक बड़ी विडंबना है कि ललित नारायण मिश्र जी की हत्या हुई और वो केस आज भारत के इतिहास का सबसे लंबा केस हो गया है। अभी तक उस परिवार को न्याय नहीं मिल पाया। 50 साल से ऊपर हो गए हैं। 1975 में उनकी हत्या हुई थी और जहाँ से मैं आता हूँ, समस्तीपुर रेलवे स्टेशन, वह रेलवे स्टेशन भी ललित नारायण मिश्र जी की ही देन है और वहीं पर उनको बम से मार दिया गया था। सोचिए, भारत में एक पूर्व रेल मंत्री, पूर्व मंत्री, कद्दावर मंत्री, कहते हैं कि इंदिरा गांधी के बाद पूरी संभावना थी उनकी प्रधानमंत्री बनने की और ये दावेदारी थी उनकी। उनके परिवार को न्याय मिलने में भारत में 50 साल लग जाते हैं। आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ेंगे ललित नारायण मिश्र जी के पोते वैभव मिश्र जी। वैभव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया स्पीक्स डेली में। बहुत धन्यवाद संदीप जी मुझे बुलाने का। वैभव जी, ललित नारायण मिश्र जी के बारे में आज की पीढ़ी बहुत कम जानती है। 75 के बाद की पीढ़ी, हमारा भी जन्म 1976 का है, तो हम लोग पत्रकार हैं तो जानते हैं थोड़ा बहुत। मैं एक बार जानना चाहूँगा कि ललित नारायण मिश्रा जी को अगर हम भारत के विकास के परिप्रेक्ष्य में समझना चाहें, तो किस तरह से समझ सकते हैं? संदीप जी, पहले मैं आपको धन्यवाद करूंगा कि आपने दोबारा मुझे मौका दिया। पहले भी आपके शो पे आ चुका हूँ। आज के समय में लोग उनको याद रखते हैं, ये मैं थोड़ा भावुक हो जाता हूँ इसको देखते हुए। इसकी वजह भी है। पहली चीज कि 50 साल हो गए इनके हत्या के बाद। आज के समय में भाई भाई से बात नहीं करता, बेटा बाप से बात नहीं करता, परिवार अपने परिवारजनों से बात नहीं करते, पर लोग आज ही मेरे दादाजी को याद रखते हैं उनके हत्या के 50 साल बाद भी। ये अपने में बहुत बड़ी बात है। तो मैं थोड़ा भावुक हो जाता हूँ थोड़ा, कि लोगों को याद रखते हैं उनके हत्या के 50 साल बाद भी। फिर मैं खुद समझने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा कुछ वो किया होगा उन्होंने अपने कार्यकाल में, अपने समय में। क्योंकि मेरा ये अपना मानना है कि इंसान का काम बोलता है, जिस वजह से इंसान को याद किया जाता है। उनके कार्यकाल में आप देखेंगे तो रेल मंत्री तो थे ही वो। आपने समस्तीपुर स्टेशन के बारे में बात किया, जिक्र किया। उससे पहले वो फॉरेन ट्रेड मिनिस्टर थे। 71 के वॉर में भी उनका आई थिंक डिफेंस में योगदान था। डिफेंस प्रोडक्शन कोई मिनिस्ट्री थी या डिफेंस की कमेटी में कुछ थे, मतलब 71 वॉर में वो भी उनका मतलब योगदान, बड़ी भूमिका थी उनमें। उनकी घनिष्ठ मित्रता भी थी जनरल सैम मानेकशॉ के साथ। जनरल सैम मानेकशॉ उनका जिक्र भी किया है कई जगह। हाँ, फोटोज भी हैं उनकी दोस्ती यारी की। मतलब अच्छी घनिष्ठ मित्रता थी उनकी जनरल सैम मानेकशॉ के साथ। उसके अलावा जब वो फॉरेन ट्रेड मिनिस्टर थे तो बहुत कम लोगों को पता होगा इस बात को, या अगर पता होगा भी नहीं होगा, कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को पॉलिटिक्स में लाने में बहुत बड़ा योगदान इनका होता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय तो आरबीआई में थे या फिर स्कूल इकोनॉमिक्स में पढ़ाते थे, मतलब दोनों में से किसी एक शायद। तो वेनेजुएला में एक यूनाइटेड नेशन का कॉन्फ्रेंस था और इकोनॉमिक एक्सपर्ट एडवाइजर की जरूरत थी, तो किसी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में उनको बताया। तो फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह को साथ ले गए वेनेजुएला कॉन्फ्रेंस में, और फिर काफी वो इम्प्रेस हुए थे उनसे। और फिर जब मैं खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह से 2017 में लगभग मिला था, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खुद बताया मुझे कि कैसे उनको पॉलिटिक्स में लाया गया। फिर उनके ग्रैंडफादर की डेथ हुई, फिर इंदिरा गांधी के साथ जुड़े हो, फिर इंदिरा गांधी की डेथ हुई, राजीव गांधी के साथ भी थे वो। फिर बाद में नरसिम्हा राव जी के टाइम पर फाइनेंस मिनिस्टर ही बने, लिबरलाइजेशन भी लाए। तो कहने का अर्थ ये है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को लाने में उनका थोड़ा बहुत या जो भी योगदान आप कह सके, क्योंकि उन्होंने वो टैलेंट देखा। डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने में थे ही जो था उनका टैलेंट या उनका जो कार्यकाल, पर उन्होंने पहचाना कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को एज एन इकोनॉमिक एडवाइजर लाया जा सकता है सरकार में। फिर वो खुद लाए, और ये मैं पुष्टि कर सकता हूँ कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लगभग खुद ही ये बात बताई मुझे। दो तीन और चीजें हैं, जैसे मिथिला पेंटिंग्स की आज हम बात करते हैं, या मधुबनी पेंटिंग्स बोले, मिथिला पेंटिंग्स बोले, इसका विजन उन्होंने 60-70s में देख लिया था। जनता एक्सप्रेस ट्रेन पर चलता था वहां पे, जनता एक्सप्रेस ट्रेन पे ही उनका एक था सोच कि इस ट्रेन पे ही लगा दो मधुबनी पेंटिंग,
जहां जहां ये ट्रेन जाएगी लोग इस पेंटिंग को देखेंगे। ये अपने में उनका विजन था कि किसी पेंटिंग को अगर आप किसी लोकल कल्चरल गिफ्ट टैलेंट जो आपको आपके एंसेस्टर से मिला है, अगर आपको इसको फैलाना है पूरी दुनिया में, तो किसी लोकोमोटिव पर लगा दो। जहां जहां ये लोकोमोटिव जाएगा वहां वहां दुनिया इसको देखेगी। तो जहां जहां जनता एक्सप्रेस जाती थी, लोग मधुबनी पेंटिंग्स को 60-70s की बात कर रहा हूँ मैं, 70s में बात कर रहा हूँ, वहां उस समय लोग पहचाने। लीची लीची का ग्रोथ काफी होता है हमारे बिहार में, मुजफ्फरपुर तरफ में। तो लीची को एक्सपोर्ट करने में इनका बड़ा वो था कि लीची को क्यों ना एक्सपोर्ट किया जाए, ये इंडिया का बहुत बड़ा वो बन सकता है। आज हम बात कर रहे हैं लोकसभा सेशन में, अभी आई थिंक वो बोर्ड बना है मखाना बोर्ड बना के लिए। तो मखाना बोर्ड, लीची एक्सपोर्ट, ये चीजों का विजन लगभग की ग्रोथ हो, मिथिलांचल का, बिहार का ग्रोथ हो। उस समय अनडिवाइडेड बिहार था, इसका ग्रोथ था, उनका अपने आप एक विजन था। इसका छोटा सा उदाहरण ये है कि जब वो इंसान, वो व्यक्ति को भ्रमण लग गया था कि उनकी डेथ होने वाली है, कई आर्टिकल भी छपे उसमें, कई किताब भी छपे उसमें कि उनको मतलब आ चुका था कि उन पे अटैक होने वाला है। उन्होंने ये बोला था कि मैं रहूं ना रहूं, बिहार बढ़कर रहेगा। मतलब इंसान को अपने डेथ से पहले भी अपनी चिंता कुछ ज्यादा नहीं थी, बिहार की थी, कि मैं अगर जिया हूँ इस जमीन के लिए तो मरूंगा भी जमीन के लिए ही। मेरे जीते जी मरने के बाद भी जमीन का कुछ हो, यहाँ के लोगों का कुछ हो, बिहार का कुछ हो। उन्होंने सिर्फ बिहार नहीं, बिहार के आगे बियॉन्ड में बात करूंगा मैं, वाराणसी जंक्शन का रीडेवलपमेंट का एक्सपेंशन का एलोकेशन अपने कार्यालय में किया था जब वो रेलवे मंत्री थे। उनके डेथ के बाद कमलापति त्रिपाठी जी रेलवे मंत्री बने, फिर वाराणसी जंक्शन का एक्सपेंशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, पर उन्होंने अपने कार्यालय में उसका एलोकेशन कर दिया था। मेरठ में बड़ी लाइन का एक्सपेंशन होने कराया था। ऐसे कई अन्य उदाहरण है कि सिर्फ बिहार नहीं, बियॉन्ड बिहार ऑल्सो, उत्तर प्रदेश ऑल्सो, क्योंकि वो सिर्फ एक लोकल लीडर नहीं है, सिर्फ मिथिलांचल के लीडर नहीं है, सिर्फ बिहार के लीडर नहीं है, नॉर्थ इंडिया के लीडर उनको मानेंगे। मैं सिर्फ ये उनका पोता होते हुए नहीं कह रहा हूँ, दुनिया ने बोला मुझे। 2 तारीख को हम उनका प्रोग्राम कराते, 2 फरवरी को कराते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। गुलाम नबी आजाद जी को मैंने बुलाया था उस टाइम, उसी साल आई थिंक उनको भारत रत्न अवार्ड, जो पद्मश्री, सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा है, हाँ, 2022 में जब उनको पद्म पुरस्कार मिला सॉरी पद्म पुरस्कार मिला था। उन्होंने ये बात बोली कि ललित नारायण मिश्र नॉर्थ इंडिया लीडर थे। अब गुलाम नबी आजाद जी को बोलने की जरूरत नहीं है मुझे, ना उनको मुझे कुछ कहने की जरूरत, उन्होंने बोला। तो ये अपने बहुत बड़ी बात है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री बात कह रहा है तो कोई वजह होगी तभी कह रहा है, निष्पक्ष होके, बिना कोई पॉलिटिकल लाइंस ना पार्टी लाइन देखते हुए एक आदमी के बारे में कह रहा है। जैसे आपने बोला उनकी भारत रत्न की बात चली बिहार विधानसभा काउंसिल में, ये भी जिस इंसान ने उठाया वो रूलिंग पार्टी के नहीं है, ना ही इस विषय पे कोई ऑब्जेक्शन भी करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि अक्रॉस पार्टी लाइंस उनकी मित्रता थी, अक्रॉस पार्टी लाइंस उनकी दोस्ती थी लोगों से। अटल बिहारी वाजपेयी जी का उनका अपना एक पर्सनल था, दोस्ती थी। अगर आप 1975 में पार्लियामेंट्री वेबसाइट पे जाके चेक करेंगे कि ललित नारायण मिश्रा असैसिनेशन केस पे किसने ज्यादा सवाल पूछा कांग्रेस सरकार से, भाजपा के नेता उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने 75 में पूछा था। कांग्रेस से जवाब देते थे ब्रह्मानंद रेड्डी थी, होम मिनिस्टर थे उस समय, या फिर हरी साल्वे जी के पिताजी एनकेपी साल्वे, वो जवाब देते थे। तो अक्रॉस पार्टी लाइन उनकी मित्रता थी। जेपी मूवमेंट उस समय 75 में शुरू होने वाला था। कुछ अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि उनकी हत्या का एक वजह ये भी था कि वो शायद कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जेपी मूवमेंट की तरफ जाने वाले थे। तो ये एक दो उदाहरण है। एक और उदाहरण जो मेरे दिमाग में भी आया कि 60-70s में नोएडा बसने वाला था, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से। उनका अपना एक विजन था कि सहरसा में भी क्यों ना एक SEZ बने, जो एक सैटेलाइट टाउन होगा सेम टू जमशेदपुर, क्योंकि जमशेदपुर उस टाइम बिहार का हिस्सा हुआ करता था। तो एक इंडस्ट्रियल टाउन बने सहरसा में। मेरे ख्याल से लैंड एलोकेशन भी हो गया था, लैंड एक्विजिशन मेरे ख्याल से हो गया था लगभग। उनका अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गया, वरना वो अगर SEZ बन जाता, वो छोटा शहर अगर बन जाता, तो जो पलायन की बात आज हम कर रहे हैं, कितने लोगों ने बिहार छोड़ के दिल्ली, बम्बई, बैंगलोर, चेन्नई में नौकरी ढूंढने की कोशिश की, वो शायद जरूरत ही ना पड़ती। शायद एक पैरेलल यूनिवर्स में अगर वो बन गया होता तो शायद बाकी शहरों के लोग आके बिहार में काम कर रहे होते, रादर देन बिहार के लोग छोड़ के पंजाब में, लुधियाना में, दिल्ली में, जयपुर में, कलकत्ता में, बैंगलोर में, मुंबई में जाके काम कर रहे हैं। तो एक छोटा उदाहरण है कि उनका विजन उस समय था कि बिहार का ग्रोथ करने के लिए सिर्फ रेलवे पटरी ना लगाया जाए जहाँ डेवलपमेंट हो, जबकि SEZ भी लगाया जाए ताकि काम हो सके, वहां पे लोगों को नौकरी मिल सके। ललित नारायण मिश्रा जी
इंदिरा गांधी जो देश की ताकतवर प्राइम मिनिस्टर मानी जाती हैं, उनके मंत्रालय में थे, वो मंत्री थे। इंदिरा गांधी के साथ उनके इक्वेशन कैसे थे, उनके रिश्ते कैसे थे? इंदिरा गांधी से पहले उनके रिश्ते उनके पिताजी के साथ थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ थे। मेरे ख्याल से मेरे दादाजी या तो फर्स्ट या सेकंड पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे। 50s की बात कर रहा हूँ मैं, या लेट 50s या मिड 50s की बात कर रहा हूँ मैं। नेहरू जी उस टाइम में प्रधानमंत्री थे, तो नेहरू जी के साथ उन्होंने काम किया था। फिर 67-68 में जब कांग्रेस पार्टी स्प्लिट हो गई थी, गांधी परिवार की तरफ एक तरफ एंड आई थिंक दूसरी तरफ मुझे याद कामराज जी, हाँ, तो उन्होंने सिंडिकेट कांग्रेस और इंदिरा कांग्रेस। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो मैं ख्याल से इंदिरा जी के साथ थे। और फिर बाद में आई थिंक दोबारा यूनिफिकेशन भी हो गया, मैं करेक्ट नहीं समझ रहा हूँ। तो उनकी कोई वैसी एनिमोसिटी नहीं थी, अच्छा था। और उनके राइट हैंड मैन भी आप कह सकते हैं। कांग्रेस पार्टी को बहुत उन्होंने, अब बहुत लोग नहीं जानते, मुझे भी नहीं पता था, मुझे किसी ने बताया था, अभी सच यही कल पता नहीं, पर प्रगति मैदान जो अब खैर भारत मंडपम बना है, उस टाइम जो प्रगति मैदान था, उसके इनॉग्रेशन के लिए भी दादाजी का था योगदान था उसका, कि प्रगति मैदान उस समय जो बन रहा था, मतलब 70s-60s की बात कर रहा हूँ। छोटी छोटी चीजें हैं, बोलना जरूरी इसलिए है कि बहुत लोग को शायद नहीं पता होता है। बाकी बिहार एक्सपोर्ट को भी ग्रोथ उन्होंने काफी दिया है। ये मैं इसलिए दर्शा रहा हूँ इंदिरा गांधी जी के रिलेशनशिप के इक्वेशन में, क्योंकि उन्होंने सिर्फ पार्टी के लिए काम नहीं किया था, रीजन के लिए काम किया था। तो लोग तो और भी थे जो इंदिरा गांधी के करीब थे, पर इनका एक पर्सनल इक्वेशन इसलिए बना था क्योंकि ये काम करते थे और काम दर्शाता भी था। सिर्फ ऐसा नहीं था कि बोला जाता था, घोषणा की जाती थी, पर घोषणा कभी अमल नहीं होता था, ऐसा नहीं था। इम्प्लीमेंटेशन होता था, काम होता था, इसलिए पीएमओ में उनका अच्छा बातचीत हुआ करता था। इंदिरा गांधी जी के साथ अच्छा बातचीत हुआ था क्योंकि वो रिजल्ट ओरिएंटेड थे, रिजल्ट लाते थे वो, और कार्यकाल काम अच्छा ढंग से करते थे वो। ये प्रश्न पूछने का दो कारण था। मेरा पहला कारण तो ये था कि उनकी जो हत्या हुई उसमें उस समय की पीएमओ की भूमिका पर भी सवाल उठे थे, इंदिरा गांधी पे सवाल उठे थे। और पीएमओ के एक अधिकारी जो हैं, जहाँ तक मुझे ध्यान है, केस में पढ़ा है कि वो उस समय बिहार में मौजूद थे जब उनकी हत्या हुई थी। एक दूसरा कि बाद में 90 के दशक के बाद जो है मित्रों आर्काइव एक रसिया का एक्सपोज हुआ था। उस मित्रों आर्काइव में ललित नारायण मिश्रा जी का नाम आया हुआ है, इंदिरा गांधी के एक राइट हैंड मैन की तरह ही आया था। और उसमें था कि मित्रों की जो रशिया जो है, जो डील करती है भारत सरकार के साथ या इंदिरा गांधी की कैबिनेट के साथ, उसमें ललित नारायण मिश्रा जी की एक बड़ी भूमिका है। तो इस संदर्भ में मैं जानना चाह रहा था कि इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे इन दोनों पहलुओं को लेकर? इसका थोड़ा डिटेल में जवाब दूंगा। क्योंकि उनका लगाव इन द सेंस कि पार्टी के लिए काम किया था, तो पीएमओ में अच्छा उनका था कामकाज, और जैसे आपने बोला राइट हैंड मैन थे उस टाइम के प्रधानमंत्री थे वो। ऑब्वियसली बात है, पॉलिटिक्स है तो कोई ज्यादा घनिष्ठ मतलब काम करेगा तो उनके 10 राइवल भी बन जाएंगे। ये नॉर्मल ह्यूमन नेचर है, इसमें ना आप कुछ कर सकते हो ना मैं कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि इनकी राइवलरी और लोगों से बन गई थी, इसलिए आप उस टाइम के पार्लियामेंट्री डिबेट्स भी देखेंगे तो उन पे कई प्रकार के एलिगेशन भी लगाए गए थे। पर अगर आप एज ए न्यूट्रल थर्ड पर्सन एनालाइज करेंगे उन डिबेट्स को, तो आप देखेंगे 74 के मिड एंड तक वो एलिगेशन बढ़ते गए। जैसे उनका डेथ हुआ वो एलिगेशन भी बंद हो गए। वो एलिगेशन उन पे नहीं लगे थे, वो एलिगेशन पार्टी पे लगे थे। तो अगर उन पे कोई एलिगेशन लगा भी था तो वो एलिगेशन क्या उनको मारने के लिए लगा था, ये मेरा सवाल उठता है। फिर पौंडीचेरी स्कैंडल एक था, बात चल रही थी, उस पौंडीचेरी एलिजेड स्कैंडल के बारे में आर्टिकल भी छपे थे कि लाइसेंस दिया जाता था फॉर सम मॉनेटरी बेनिफिट। वो एलिगेशन लगे, सिर्फ इन पे नहीं लगे, 5-6 और कांग्रेस लीडर्स पे लगे थे। इन्होंने पार्लियामेंट्री डिबेट पे डिस्कशन हुआ था, डिबेट हुआ था, जवाब दिया था, सारा समझाया कि लाइसेंस इशू कैसे होता, लाइसेंस राज चलता था सरकार में। ना उन्होंने लाइसेंस राज बनाया था, ना उन्होंने लाइसेंस राज खत्म किया था, सिस्टम के तहत कैसे लाइसेंस इशू हुआ था, बनाया था। उन्होंने सारा सवाल का जवाब दिया। ना कोई पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठी, ना कोई इन्वेस्टिगेशन टीम बनी, ना कोई एसआईटी बैठी, ना कुछ, पर उनके बस एलिगेशन लग गए थे। कई आर्टिकल्स आप पढ़ेंगे संदीप जी जो कहते हैं क्योंकि एलिगेशन लगे थे उन पे फिर हत्या
का अटैक भी हुआ था। उस टाइम रेलवेज की स्ट्राइक भी हुई थी, जिनको फिर खत्म करने का, तोड़ने में उनका था कि रेलवे स्ट्राइक बंद होना चाहिए। जॉर्ज फर्नांडिस जी भी उस स्ट्राइक में थे। जॉर्ज फर्नांडिस जी ने बाद में कई लोगों को बोला भी कि ये ललित बाबू ही थे जो स्ट्राइक को बंद कर सकते थे, वरना नहीं। पर जॉर्ज फर्नांडिस जी ने ये भी क्लैरिफिकेशन दिया था कि उनकी हत्या हुई, ये गलत हुई थी लगभग, पर इसमें रेलवे को एम्प्लॉय मुझे नहीं लगता इन्वॉल्व हुआ। ये मेरा अपना मानना है और मेरे कल उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दिया था। मेरा पॉइंट ये है, इन पे जो एलिगेशन लगे थे, और मैं अभी आऊंगा कि मैं क्यों ये एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। मेरा मानना है कि उन पे जो ये एलिगेशन लगे थे, उन एलिगेशन को उनकी हत्या के बाद जहां तक इतना ही बड़ा स्कैंडल था, इतना ही बड़ा एलिगेशन था, तो वो सिर्फ एक इंसान पे बक स्टॉप्स हियर तो नहीं हुआ होगा ना, पूरी पार्टी पे लगा होगा। क्यों नहीं हुआ फिर इस पे कोई जांच पड़ताल? नहीं हुआ, क्योंकि एक इंसान को हटाने के लिए एलिगेशन लगाए गए थे। वो इंसान की जब हत्या हो गई, वो पॉइंट कवर हो गया, वो एलिगेशन अपने आप ही खत्म हो गए, क्योंकि वो एलिगेशन लगे ही थे एक इंसान को खत्म करने के लिए। अगर जिंदगी दुनिया से नहीं तो कम से कम पॉलिटिकली खत्म हो जाए वो इंसान। क्योंकि अब मैं वापस आ रहा हूँ, वो खासम खास थे, राइट हैंड मैन थे इंदिरा गांधी के। जी, इसलिए मैं तार जोड़ रहा हूँ वहां से यहाँ। मित्रों की अब मैं आता हूँ मित्रों के नाकाइज पे। मैंने स्कैंडल की जिक्र इसलिए किया क्योंकि मुझे पता है मित्रों के नाकाइज को लोग जोड़ते वहां तक भी हैं। मैं खुद डेफेमेशन केसेस फाइल किए हुए हैं कई आर्टिकल्स पे, जिन्होंने बिना कोई तथ्य के, बिना कोई रिसर्च के उन पे लगाए गए कि वो ये थे, वो थे, फिलहाल ढिलकाना, पर विदाउट एनी रिपोर्ट। इज देयर एनी कोर्ट ऑर्डर? नो। इज देयर एनी पार्लियामेंट्री रिपोर्ट? नो। हैज देयर बीन गिवन एक्सप्लेनेशन बाय हिम? यस। Has that explanation be accepted by the parliament? Yes. फिर भी कोई कोटरी बोलेंगे या कोई गैंग बोलेंगे या लुटियंस गैंग या खान मार्केट गैंग, वो जो नाम दे उसको, पर एक है तथ्य, एक है ग्रुप जो मेरे ग्रैंडफादर को अटैक करती हूँ 50 years after his death also, कि in a way indirectly justifying his death, कि उनकी हत्या इस वजह से हुई होगी शायद। अब मेरा तो खून खोलेगा क्योंकि मैं उनका ग्रैंडसन हूं, पर मैंने फिर भी डेफेमेशन का फाइल किया। तो इस एलिगेशन का ये जवाब है कि ना कोई रिपोर्ट है ना कुछ, एलिगेशन का जवाब भी दिया गया है। और अगर वो एलिगेशन इतने ही सच्चे थे, इतने ही सत्य थे, तो मेरे ग्रैंडफादर के डेथ के बाद उस एलिगेशन पे कोई इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुआ? वो एलिगेशन सिर्फ उनके जिंदगी तक ही थे या उनके डेथ के बाद कुछ और भी होना था? क्योंकि उनके डेथ के बाद उस एलिगेशन पे कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ ही नहीं। तो मेरा ये अपना मानना है, और मेरे ख्याल से कोई न्यूट्रल पर्सन भी इसको एनालाइज करे, वो एलिगेशन ही थे उनको फिनिश ऑफ करने के लिए पॉलिटिकली, या दुनिया से अनफॉर्चुनेटली ये पास्ट अवे, उसका ये एंगल है। मिट्रोकेन आर्काइव्स पे अगर संदीप जी याद हो तो मैंने पहले भी इस पे जवाब दिया था। उस मिट्रोकेन आर्काइव्स में क्या लिखा है? पार्ट 2 मिट्रोकेन आर्काइव 3 पार्ट सीरीज, पार्ट 2 में लिखा था कि 70 एंड 60s के दशक पे वो दुनिया थोड़ी अलग थी। CIA एंड KGB में झड़प चलती थी और इंडिया एक न्यूट्रल थर्ड वर्ल्ड, मतलब बिना कोई पक्षपात देते हुए, हाँ, ना सोवियत यूनियन की तरफ आता था इंडिया, ना USA की तरफ, पर फिर भी आप कह सकते थे कि भारत उस समय इंक्लाइंड था टुवर्ड सोवियत यूनियन। 71 वॉर में हमने देखा भी कैसे इंडिया को बचाने के लिए सोवियत यूनियन ने अपने 6th फ्लीट या 7th फ्लीट भेजा था। आई थिंक USA उस टाइम 7वां पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही थी लगभग। तो इंडिया वाज अ बिट इंक्लाइंड टुवर्ड सोवियत यूनियन, अगर मैं इस तरीके से बोल सकूं तो। रही बात मिट्रोकेन आर्काइव्स में, कि मिट्रोकेन आर्काइव्स ने उसको थोड़ा और एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से KGB सोवियत यूनियन इंडिया में घुसी हुई थी। फंडिंग ऑफ पार्टीज, टेकिंग ओवर पॉलिटिकल पार्टीज, टेकिंग ओवर इंडिविजुअल लीडर्स। उन्होंने कई नाम लिए हैं, जिसमें से एक नाम मेरे ग्रैंडफादर का आता है, क्योंकि वो उस टाइम ट्रेजरर थे कांग्रेस पार्टी के, कि उन्होंने शायद फंडिंग ली होगी KGB से। ये किताब में लिखा है। अब संदीप जी, वो किताब शायद अवेलेबल है भारत में, नहीं मुझे नहीं पता, पर कोई अगर उस किताब को पढ़े, संदीप जी आप भी किताब लिखते हैं, आप कोई भी किताब लिखेंगे या मैं भी किताब लिखता हूँ, मैं भी कोई किताब लिखूंगा, तो मैं अगर कोई ऐसी बात कहूंगा तो मैं उसको फुट नोट में, मैंने उस बात को रिसर्च कहाँ से किया मैं तो जरूर लिखूंगा फुट नोट में, किताब के अंदर, कि मेरे रिसर्च मटीरियल्स ये हैं, या तो मैं फर्स्ट पर्सन नॉलेज है मेरे पास, या तो सेकंड पर्सन नॉलेज है, थर्ड पर्सन नॉलेज है। फर्स्ट पर्सन नॉलेज मतलब मैं ही कह रहा हूँ, मेरी बात को विश्वास कर लो आप, बाकी मर्जी आपकी। सेकंड पर्सन नॉलेज है या थर्ड पर्सन नॉलेज है मेरे पास, तो मैं तो फुट नोट में डाल दूंगा या एंड में लिख दूंगा। उस इंसान का, मैं अपने दादाजी के बारे में बात करूं तो इंसान के पास ना सेकंड हैंड नॉलेज ना थर्ड हैंड नॉलेज है। वो बस इस तरीके से कह रहा कि आप मानना तो मानो
नहीं मानना मत मानो, ठीक है। ना उसने ऐसा कुछ एविडेंस दिखाया है कि मेट्रो के आर्काइव में कि मेरे ग्रैंडफादर ने इस इंसान से इस लोकेशन पे इस बैंक अकाउंट में इतने पैसे लिए होंगे या इतने बोरी और बक्सा आया होगा। लगभग ऐसा कुछ नहीं है। एक एलिगेशन लगा है विच इज नॉट सब्सटैंशिएटेड बाय रिसर्च या एनी फर्स्ट हैंड अकाउंट की इस डेट पे इस आदमी ने इतने पैसे दिए होंगे। बस ये हो सकता है, ये हुआ होगा करके उसने एक ओपन एंडेड सवाल छोड़ दिया है। अब मिट्रोगेन कौन था ये भी देख ली जरा। Mitrogen, end of the day, had left Soviet Union, Russia, and lived in London, UK. उसने अपने देश में ना रहा हो ना काम किया, वो हिंदी में बोले बागी था, वो केजीबी का बागी था, ठीक है। मैं किसी इंसान के बारे में वैसा बोलता नहीं हूँ, ना मेरा नेचर है बोलने का, पर अगर हम भी इस विषय में बात करें तो हमसे भी पूछना पड़ेगा कि क्या ऑथेंटिसिटी होगी उस इंसान की जो अपने ही देश का बागी निकला और लंदन में रह रहा था, यूके में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिसर्च कोई कर सकता है मिट्रोगेन के पर्सनल लाइफ के बारे में। मैं जानना नहीं चाहता किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में, पर क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर पे अटैक हुआ है उस किताब के थ्रू, इसलिए मुझे इस पे थोड़ा ऑथेंटिसिटी पे जाना जरूरी है कि अगर हम किसी को सोच कर रहे हैं तो क्या कह रहा है देखने से अच्छा कौन कह रहा है ये भी जरा देख ले। अगर वो कह भी रहा तो है तो क्या रिसर्च है उसके पास, वो भी देख ले। अगर रिसर्च भी नहीं है तो क्या उसकी ऑथेंटिसिटी फर्स्ट हैंड नॉलेज जन्म लेने की नहीं, वो भी देख ले। बिकॉज ये एक ओपन एंडेड सवाल रह जाएगा, क्योंकि वो जो समय था वो बिल्कुल अलग था आज के समय में। आज की सरकार में कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता कि एक देश के अंदर दो इंटेलिजेंस एजेंसीज लड़ रहे होंगे तख्ता पलट करने के लिए या सरकार करने के लिए। पर अकॉर्डिंग टू दैट किताब ऐसा था उस समय में। अब उसने कितना सत्य है, कितना 70% सत्य है, कितना 40% है, कितना 90% है, वो हम संदीप जी अनुमान लगा सकते हैं। बाकी इस किताब का मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर कोई एविडेंस नहीं है तो हम खुद एनालाइज कर रहे हैं कि उस बात की सत्य की कितनी जेन्युइननेस है। मैं किसी और लीडर के बारे में तो नहीं कह पाऊंगा, पर मैं अपने ग्रैंडफादर के बारे में इतना जरूर डिफेंड कर सकता हूँ कि अगर उन्होंने सही में इतना पैसे अगर हुए होते, इतना कुछ किया होता, तो शायद मेरा भी घर कहीं लूटी जली में होता संदीप जी, मैं जमुना पार में नहीं रह पाता। ना ही मेरे परिवार आज भी, मैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हूँ सुप्रीम कोर्ट में, अपना ही बलबूते पे बना हूँ, मैं एग्जाम देके AOR बना हूँ। तो अगर हम आज भी नौकरी कर रहे होते, मेरे परिवारजन आज भी काम कर रहे होते हैं, तो शायद ये दर्शाता होगा कि शायद हम लुटेन जिली में नहीं रह रहे, हम अपने काम कर रहे हैं। तो अगर मेरे दादी ने सही उतने पैसे उस तरीके से जो लोग अनुमान लगा सकते किताब पढ़ के किया होता, तो शायद हमारी जिंदगी कुछ और ही होती। इसका एक तो दूसरा पहलू ये भी था कि शायद उसमें ये भी है कि वो क्योंकि कांग्रेस के वो ट्रेजरर थे, ये बात आया। और दूसरा ये कि जो पीएमओ पर ये आरोप लगा कि, और ये सब कहते हैं, कहने के लिए क्योंकि इसके प्रूफ तो है नहीं, कि इंदिरा गांधी को कहीं उनसे खतरा हो गया था महसूस, और जिसके कारण उनकी हत्या कराई गई। और हत्या कराने में क्योंकि पीएमओ का एक अधिकारी उस समय जिस दिन हत्या हुआ मौजूद था वहां पे, मतलब समस्तीपुर के बाद वैशाली में मौजूद था, तो ये संदेह जाता है। तो आप लोगों के रिसर्च में, आप लोगों के बचपन में सुना हो, और क्योंकि आपके एक दूसरे दादाजी बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे, जगन्नाथ मिश्र, काफी वेल नोन, तो ये कहीं आया था कि क्या उनकी हत्या में पीएमओ की कोई भूमिका थी उस समय? मैं पहले जो पहला पॉइंट आपने बोला उसको मैं अच्छा हुआ आपने मुझे याद दिलाया, मैं उस पर थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा कि वो ट्रेजर थे पार्टी के लिए। कोई फंड कलेक्ट होता भी तो पार्टी में ही जाता था। वही मैंने कहा, जेब में कुछ नहीं जाता था। कई लोग ये बोलते थे मुझे एक्सप्लेनेशन देना पड़ता, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। जो जैसे आपने कहा ना लुटियन दिल्ली वाले, तो मैंने कहा कि चूंकि वो मित्रों के नगार में क्लियर है कि वो पार्टी के लिए था, पार्टी के लिए पर्सनल कुछ था। कई लोगों को लगता है ये बात क्योंकि वो ट्रेजर है तो कुछ थोड़ा यहाँ वहाँ जाता होगा। मैंने क्लियर कर दिया कि वो इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के लिए, इंदिरा गांधी के लिए ये चीजें आई। बिल्कुल जरूरी था बोलना, तो आपने किया, बहुत थैंक यू। वो जो इंसिडेंट था, केस अभी भी चल रहा है, मैटर सब जुडिस है, तो जो पब्लिक नॉलेज है मैं सिर्फ उसी पे बोलूंगा। 99% सब पब्लिक नॉलेज में ही है, तो मुझे कुछ जो बोलने में कुछ संकोच या वो शर्म क्या मतलब कोई वो नहीं है बोलने में। पर मैं ये सब जरूर बोलूंगा कि उस अटैक पे डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, उनके छोटे भाई भी इंजर्ड थे, और वो स्टेज पे थे। उनपे इनफैक्ट जो मैंने रिपोर्ट्स पढ़े हैं, जो लोगों सुना भी था, पढ़ा भी था, कि वो ज्यादा ग्रीवसली इंजर्ड थे मेरे दादी से। अच्छा। इनफैक्ट जब मेरे अपने अंकल विजय मिश्रा जी, मेरे बड़के आगे, जब वो मेरे अंकल जब मिले मेरे दादी से, तो उन्होंने बोला मैं ठीक हूँ, जाके जगन्नाथ को जाके देखो, ज्यादा गंभीर। और जगन्नाथ मिश्र आपके दादाजी से छोटे हो, उनके छोटे भाई।
2 जनवरी को अटैक हुआ था, 3 जनवरी को मेरे दादाजी का डेथ हुआ था। 2 जनवरी 1975। वो सर्वाइव कर गए उस बॉम्ब ब्लास्ट को, पर नेक्स्ट डे कार्डियक अरेस्ट हुआ था, वो सर्वाइव कर नहीं पाए। बड़ी विडंबना की बात है ये, बड़ी आशंका की बात है ये। क्या कौन सा शब्द बोलूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि जब ब्लास्ट हुआ था, अटैक हुआ था, तो जो लोग इंजर्ड थे उनको अस्पताल, सबसे पास अस्पताल जो था दरभंगा मेडिकल कॉलेज या दरभंगा मेडिकल हॉस्पिटल, वहां गया था। इनको वहां नहीं ले जाया गया। उनको उस ट्रेन में बैठाया गया जिसको 14-16 घंटा लगा समस्तीपुर से दानापुर जाने में। एक रेलवे मंत्री को खुद ही उस रेलवे ट्रेन से ले जाया गया, जिसको 14 से 16 घंटा लगा समस्तीपुर से दानापुर पहुंचने में। एक स्टेट से दूसरे स्टेट पहुंचने में संदीप इतना समय नहीं लगता है, एक स्टेट के अंदर ही इतना समय लग गया। उसका एक मैं विटनेस थे उस समय, उन्होंने मुझे बताया था कि समस्तीपुर से बरौनी स्टेशन अगला ही स्टेशन है, बरौनी स्टेशन पर ट्रेन को रोक दिया गया और वो इंजर्ड थे, ब्लीडिंग हो रही थी, और उसमें जो लोग ले जा रहे थे, अधिकारी जो थे, उनकी इच्छा हुई चिकन खाने की, तो उन्होंने ट्रेन को रुकवा के कहा कि चिकन मंगवाइए, और रेल मंत्री घायल हैं, तो वहां पास में ढूंढा गया तो चिकन का कुछ ऐसा नहीं मिला, तो बोला कि तो चिकन तो अभी नहीं है, तो मुर्गा लाकर काट कर बनाकर लाइए। जो उस समय के मुझे जब आपका पिछला इंटरव्यू किया था, आपने बोला भी था ये, विटनेस जो थे उसमें उनका मेरे पास फोन आया था, तो मुर्गा पकड़ के लाया गया, खरीद कर लाया गया, उसको काटा गया, मुर्गा बनाया गया, मुर्गा खाया गया, तब तक भारत का रेल मंत्री खून से लथपथ ट्रेन में पड़ा हुआ है। ट्रीटमेंट चल रहा है, नहीं चल रहा, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये मुझे एक आई विटनेस ने बताया, ये मुझे लगता है ये कहीं रिपोर्ट में भी नहीं आई है कभी, अखबार में भी कभी। तो क्या आपको लगता है कि ये डिले, और इससे जो लग रहा है जानबूझकर डिले किया गया ताकि ब्लीडिंग होता चला जाए? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट कह रहा है, क्योंकि मैंने ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड देखा था। एक कमीशन बैठा था स्पेसिफिकली इस पहलू पे जांच करने के लिए कि क्या ट्रेन को रुकवाया गया था। एक एयरफोर्स कमांडर, एयरफोर्स कॉमोडोर, एयरफोर्स हेड थे, वो हेड करते, रिटायर्ड एयरफोर्स हेड थे, वो हेड करते इस कमीशन को। उस रिपोर्ट को पढ़ा मैंने, उस रिपोर्ट के सामने, उस कमीशन के सामने एविडेंसेस हुए थे, मतलब विटनेसेस को लाया गया था। उस रिपोर्ट ने एंड में ये बोला कि हाँ 14 से 16 घंटा एक ट्रेन को समस्तीपुर से दानापुर जाने में नहीं लगना चाहिए था। अब किसने लेट करवाया, क्यों लेट करवाया, क्या साजिश थी, वो तो कोई और जांच करे। जो जांच कर रही उस टाइम सीबीआई कर रही थी, पर इस ट्रेन को इतना समय समस्तीपुर से दानापुर नहीं लगना चाहिए। इतना समय संदीप जी मेरे ख्याल से अब आज राजधानी को भी नहीं लगता होगा, पटना से दिल्ली जाने में, जो मेरा अनुमान है। तो समस्तीपुर दानापुर जाने में 14-16 घंटा कैसे लग सकता है, मेरे समझ से तो बाहर है। मैं लोगों को बताऊं कि समस्तीपुर से पटना और दानापुर की दूरी 150 किलोमीटर होगा, मुझे लगता है 150 किलोमीटर होगा, 125-150। इस 150 किलोमीटर तय करने में 16 घंटे लगे, और उस समय वैशाली में पीएमओ के एक अधिकारी थे, अगर आप नाम बता सके, वो मौजूद थे। मेरे ख्याल से में रिपोर्ट्स का जस्टिस तारकुंडे रिपोर्ट था, और बिहार पुलिस सीआईडी रिपोर्ट था, और अरुण शूरी साहब की किताब है हु किल्ड एलन मिश्रा इन इंडियन एक्सप्रेस इन्वेस्टिगेशन। उस टाइम अरुण शूरी साहब पत्रकार थे इंडियन एक्सप्रेस में। इन सब रिपोर्ट के आधार पर आई थिंक 2-3 लोग थे, एक बिहार एमएलसी थे बिहार के, कोई झा, रामबिलास झा थे, मेरे कौन सा नाम था, पीएमओ से आई थिंक यशपाल कपूर जी का नाम आ रहा था। ये तथ्य रिपोर्ट होते से मैं कोट अनकोट कर रहा हूँ। तो पीएमओ ऑफिशियल्स हो सकता है और भी हो, नाम से भी नहीं का हो सकता है और भी। यशपाल कपूर जी पीएमओ में क्या थे? मुझे एग्जैक्टली उनका डेजिग्नेशन याद नहीं संदीप जी, पर उसमें वो मतलब ये तो पीएमओ थे या शायद ओएसडी का रोल पे थे, या कोई रोल था, मतलब एक व्यक्तिगत नाम से। इंदिरा गांधी का ओएसडी, जहां पर एक रेल मंत्री की हत्या हो रही है, उससे थोड़ी दूरी पर मौजूद है। ये संदेह तो सिर्फ एक इंसान पे मैं अटैक करने से अच्छा मैं बोलूंगा कि पीएमओ ऑफिशियल्स थे। हो सकता है और भी नाम होंगे, हमें एक ही इंसान के बारे में पता हो। ये भी जांच का विषय है, जिस वजह से मैंने री इन्वेस्टिगेशन के लिए पिटीशन भी फाइल किया था, और अब केस चल भी रहा है दिल्ली हाईकोर्ट में। हमें इंटरवीन करने का राइट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि पीएमओ ऑफिशियल्स उस समय क्या मतलब क्या था, क्योंकि ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ, जस्टिस तारकुंडे रिपोर्ट कह रहा है। जस्टिस तारकुंडे रिपोर्ट सीनियर एडवोकेट थे सुप्रीम कोर्ट में, उससे पहले जज थे बॉम्बे हाई कोर्ट में। बिहार पुलिस की सीआईडी रिपोर्ट कह रही है, एसबी साय साहब आईपीएस लेवल ऑफिसर थे, उन्होंने रिपोर्ट बनाई थी। डीपी ओझा साहब ने भी ये इस पे इन्वेस्टिगेशन किया था। जैसे जिस किताब का मैंने नाम लिया हु किल्ड एलन मिश्रा इन इंडियन एक्सप्रेस इन्वेस्टिगेशन, ये सब ये नाम कह रहे हैं। ना ये 3 मेरे रिश्तेदार हैं, ना ये 3 मेरे कोई परिचय लगभग जिन्होंने मेरे लिए एहसान किया होगा ये नाम डाल के, ना ही मेरे परिवार के वो है।
तीन अलग अलग लोगों ने 3 अलग अलग रिपोर्ट में एक ही लोगों का नाम क्यों बार-बार ले रहे हैं? ये जांच का विषय अपने आप बनता है कि नहीं बनता? ये लोग उस समय क्या कर रहे थे उस स्थान पे? क्या इनका रोल था उस ट्रेन को डिले कराने में? क्या ऑब्जेक्टिव ये था कि किसी तरह इनका देहांत, डेथ हो जाए ट्रेन में ही, ताकि ट्रीटमेंट ना मिले? क्यों नहीं इनको दरभंगा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया उस समय, जबकि बाकी इंजर्ड लोग को ले जाया गया, और जिस पे हमला हुआ है रेलवे मंत्री कैबिनेट में से, उनको नहीं ले जाया गया। वो दिल्ली से उस समय उस प्रोग्राम के लिए नहीं आना चाहते थे, ये भी बता दूं मैं। ये भी इस रिपोर्ट में है और कई किताबों आर्टिकल्स में भी है। पर एक स्वामी जी थे जो आते थे कि नहीं आपको आना है, उनका नाम कोई भूल रहा हूं मैं, कि नहीं 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 कोई नाम भूल रहा हूँ मैं। आनंद मार्ग के थे? नहीं आनंद मार्ग का कोई लेना देना नहीं था संदीप जी इसमें, ये मेरा अपना मानना है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था। इसमें जो रिपोर्ट में नाम आ रहे हैं उन पे ही अगर इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर ले तो बहुत लोगों का नाम और भी आ सकता है आज भी। 50 साल हो गए तो ये नहीं कि समय लैप्स हो गया है और लोग नाम नहीं आ सकते हैं, पर एजेंसी चाहे तो। उन्होंने बोला था कि मैं नहीं जानने का मन है मेरा, पर उनको फोर्स किया गया। और थिंक वेदर पैटर्न भी उस समय का नहीं था कि फ्लाइट जाए दिल्ली से समस्तीपुर तरफ। नहीं आप जाइए, जरूरी है, प्रोग्राम फिक्स है, ये वो करके, ताकि बस वो व्यक्ति उस समय उस स्थान पे पहुंच जाए। पूरी फोर्स लगा दी गई थी। अब मैं आपको ये बोलूं कि जिन्होंने अटैक किया था उन पर, वो 10 दिन के अंदर पकड़े गए थे, पर उनको छुड़वाया गया सीबीआई ने। आप मान जाएंगे इस बात को? सीबीआई ने छुड़वाया उनको? बिल्कुल। उनके अटैक के 10 दिन के अंदर बिहार पुलिस ने लगभग केस को क्रैक कर दिया था। सीबीआई ने टेक ओवर कर दिया था 10 फरवरी के आसपास। तब तक अक्यूज पकड़े गए थे जिन्होंने बम फेंके, जिन्होंने तोते की तरह नाम लेना शुरू कर दिए कस्टडी में। उन्होंने समस्तीपुर मैजिस्ट्रेट के अंदर सेक्शन 164 सीआरपीसी के अंदर कन्फेशन दिया था। पुलिस के सामने नहीं, पुलिस थाने के अंदर नहीं, जज के सामने, कोर्ट में। मैजिस्ट्रेट दोनों में अंतर होता है। मैं एक वकील के तौर से समझाना चाहता हूँ कि आपका कन्फेशन पुलिस के सामने एडमिसिबल एज एविडेंस नहीं होता कोर्ट में, पर आप एविडेंस दे रहे हैं एज अ विटनेस और अपना गुनाह कबूल कर रहे हैं जज के सामने, कोर्ट रूम के अंदर। उसका वैल्यू, एविडेंटरी वैल्यू होता है। तो उस व्यक्ति का क्या नाम था उस रिपोर्ट में आई? उनका नाम, अब क्योंकि ये उस समय के होम मिनिस्टर ने भी नाम ले लिया था लगभग, तो अरुण कुमार मिश्रा, अरुण कुमार ठाकुर जी का नाम था, जिन्होंने बम चलाए थे, जिन्होंने कंस्पिरेसी की थी, बम फेंका था। और एक शंकर नाम का आदमी था, उन्होंने भी या तो बम फेंका था या तो बम फेंकने के बाद जिन्होंने बम फेंका उनको मदद की थी। था कन्फेशन स्टेटमेंट ये बोला, उन्होंने नाम 2-3 लिए थे। उनमें से नाम जो एमएलसी था उनका नाम था रामविलास झा जी का नाम आया था लगभग, और यशपाल कपूर जी का नाम आया था लगभग। और ये जो एमएलसी थे वो कांग्रेस पार्टी थी, उसी पार्टी वही थी उस टाइम सरकार। अब बात ये आती है, क्योंकि उनका नाम लेना शुरू हो गया था, जो नाम और आगे जाती पीएमओ तक, ये मैं रिपोर्ट्स को कोट कर रहा हूँ लगभग, तब जाके फिर 75 के जून में इमरजेंसी लग गई थी। और नवंबर 75 तक सीबीआई ने खुद एप्लीकेशन फाइल किया कि इन लोगों को डिस्चार्ज कर दिया जाए। और तब तक आनंद मर्गी वाला की उसको पकड़ लिया गया था, जिन्होंने जो सीबीआई ने बोला कि यही लोग असली अपराधी हैं। और आनंद मर्गी को इसमें डाला गया, चार्जशीट फाइल किया गया आनंद मर्गी के खिलाफ। और आनंद मर्गी वालों का अक्यूज बनाया गया 2 केसेस में स्पेसिफिकली। उस टाइम सीजीआई थे एन रे, जस्टिस एन रे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उन पे अटैक हुआ, तिलक मार्ग के लालवती में बम फेंके गए थे। सेम सेट ऑफ अक्यूज फॉर सीजीआई एन रे, सेम सेट ऑफ अक्यूज फॉर ललित नारायण मिश्रा, रेलवे मंत्री। एन रे बच गए, जस्टिस एन रे बच गए, दादी नहीं बच पाए। सेम ही अक्यूज को बनाया गया 2 अलग अलग केसेस में, एक को दिल्ली के लिए, एक को समस्तीपुर के लिए। अच्छा, मैं सेम अक्यूज लगभग। एक रंजन द्विवेदी जी थे, अनफॉर्चुनेटली पास्ट अवे, सुप्रीम कोर्ट में वकील थे। बाकी और भी आनंद मर्गी वाले लोग थे। इसलिए हमारा मानना है, क्योंकि ये इमरजेंसी के दौरान बहुत कुछ यहाँ वहाँ हुआ, लगभग केसेस में अफरा तफरी हुई, इस केस में स्पेसिफिकली, इसलिए हम चाहते थे एक निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन हो। जब कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने बिहार के 77-78 के आसपास, मेरी ग्रैंडमदर उनसे मिली थी, मेरी दादी माँ उनसे मिली थी, तो उन्होंने फिर जस्टिस तारकुंडे रिपोर्ट को किया था। तारकुंडे रिपोर्ट ने जो ये नाम लिए, लगभग इनका नाम था, क्या षड्यंत्र था, क्यों कराया गया, और लगभग जो कन्फेशन स्टेटमेंट थे उन अक्यूज्ड के, जिनको पहले पकड़ कर जिनको छोड़ दिया गया, उनका स्टेटमेंट के बेहद ये बोला कि अगर वो बच जाते समस्तीपुर में, तो जब वो वापस जा रहे होते, मैं कहता मधुबनी की तरफ से या मुजफ्फरपुर की तरफ से जो भी रास्ता होता, उन पे एक सेकंड हमला या थर्ड हमला होता। हिंदी में अगर सिंपल लैंग्वेज हो तो फील्डिंग सेट कर दी गई थी कि उनकी हत्या करनी ही करनी है। इसी वजह से मैं वो कहानी बता था कि उनको दिल्ली से जाने का मन नहीं था, उनको फोर्स किया गया कि इस समय, इस तारीख, इस स्थान पे आपको जाना ही जाना है। कि अगर वो बच भी जाते समस्तीपुर में,
तो एक सेकेंड अटैक या थर्ड अटैक होते होता कि उनको वहां मार दिया जाए। एक संभावना मैं देखता हूँ जैसे कि मित्रों की नरकाई में भी नाम है। ये तो तय था कि इंदिरा गांधी के बहुत करीब थे। ये भी बात आ रहा था कि वो प्राइम मिनिस्टर भी हो सकते हैं और उस समय इंदिरा गांधी अगले प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं। और इंदिरा गांधी जिस तरह से संजय गांधी एंड कोटरी से सब घिरे हुए थे, एक बड़ी मुसीबत की बात थी उस समय। वो बहुत कुछ ऐसा जानते थे जो शायद मुझे लग रहा है, क्योंकि मित्रों की आर्काइव से उस तरफ इशारा जाता है कि वो बहुत क्लोज थे इंदिरा गांधी के, इसलिए मैं मित्रों की आर्काइव का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ। तो वो बहुत कुछ थे जो उस समय, जो इंदिरा गांधी खुद ट्रबल में फंसी थी, उनका बेटा ट्रबल में फंसा था, वहां वो ट्रबल बड़ा हो सकता था, जो मुझे उस रिपोर्ट से लग रहा है। क्या आपको लगता है ये? बिल्कुल, इसके 2-3 फॉलोआउट्स है। तो वैभव जी, मेरा जो सवाल था वो जो पीएमओ का नाम आ रहा था उस समय, मैं इसलिए ये बात पूछ रहा हूँ और मित्रों के आर्काइव को भी मैंने इसलिए जोड़ा था कि ये माना जा रहा था कि इंदिरा गांधी के राइट हैंड मैन है ललित नारायण मिश्र जी, और इंदिरा गांधी, मित्रों के आर्काइव भी ये बात कह रहा है कि इंदिरा गांधी के करीबी हैं, पार्टी को समझते हैं, पार्टी को हैंडल कर रहे हैं वो। इंदिरा गांधी धीरे धीरे, अगर आप देखते हैं आपके दादाजी की मृत्यु के बाद, वो धीरे धीरे ट्रबल में फंसती जा रही है, जिस कारण उनको आपातकाल लगाना पड़ता है। उनके बेटे का एक अलग कोठरी है, पूरा चल रहा है, आपातकाल लग रहा है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि वो पीएमओ के बारे में, इंदिरा गांधी के बारे में बहुत कुछ जानते थे। ये मित्रों की आर्काइव भी इसको ये इंगित तो कर ही रहा है कि वो राइट हैंड मैन थे, बहुत कुछ जानते थे। दूसरा, जिस तरह से एक रेल मंत्री को 16-16 घंटे समय लगाए गए, पीएमओ का अधिकारी वहां मौजूद है, तो ऐसा नहीं था कि पीएमओ यानी उस समय का प्राइम मिनिस्टर ललित नारायण मिश्रा जी के कारण किसी न किसी ट्रबल में फंसने वाला। उनका जो पोजीशन था उनके डेथ से पहले, राइट, क्योंकि वो राइट हैंड मैन थे तो ट्रबल शूटर भी कह सकते हैं, मतलब जो संभाल सके कोई भी इश्यू हो। तो पार्टी के लिए, सरकार के तो लगभग करते ही थे वो, क्योंकि उन्होंने काम इतना सारा किया था, तो काफी पार्टी को, सरकार को और पीएमओ को, पीएम मैडम को खुद उनको काफी विश्वास था उस टाइम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को, क्योंकि इतनी निकटता थी और लगभग अनुमान नहीं भी शायद अगले प्रधानमंत्री ये खुद ही बन जाएं। ये बात भी थी जी, बिल्कुल थी कि अगले प्रधानमंत्री खुद ही बन जाएं, तो इन पे काफी दुश्मनी भी लोगों की बढ़ गई थी। और जिस कोटरी का आपने नाम लिया, वो कोटरी, उसको मैं कोटरी नहीं बोलूंगा, मैं साइकोफेंसी बोलूंगा। शायद आज का भारत का 15 साल का, 20 साल का युवक वो ना समझे कि साइकोफेंसी होती क्या। आज के समय में आप पढ़ते होंगे, कोई कहता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, कोई कहता है अंधभक्त, कोई कहता है आपको पता नहीं, आप कुछ भी बोलते रहते हैं। उसको साइकोफेंसी नहीं कहते। साइकोफेंसी उसे कहते हैं जब इमरजेंसी लग गई हो, रातों रात किसी को घर से उठा लिया गया हो, पुलिस रिमांड में रखा हो, और ना उसकी कोई सुनवाई हो, ना एफआईआर हो, उसके घर वालों को पता ही नहीं है कि उसका घर वाला उठा दिया गया कहाँ है और ये क्यों किया गया हो, क्योंकि उसने एक आर्टिकल लिखा उस टाइम के सरकार के खिलाफ। इससे कहते साइकोफेंसी। कोई कहे कि आज के समय में ऐसा हो पाएगा संदीप जी, कोई सपने भी नहीं सोच सकता ऐसा। ये इमरजेंसी का मैंने एग्जांपल दिया। साइकोफेंसी वो भी होती है जो मेरे ख्याल से आपने पढ़ा भी होगा, तुर्कमान गेट में क्या हुआ था इमरजेंसी के दौरान। लगभग उसको सही बोले गलत बोले वो आपका अपना विश्लेषण हो सकता है, पर कोई एग्जांपल ऑफ साइकोफेंसी कह सकते हैं। तो ये जो कोटरी का आपने बोला, इसको मैं साइकोफेंसी कहता हूँ, और इस साइकोफेंसी को मैं लिंक करता हूँ अपने दादाजी के डेथ के वन ऑफ द रीजंस। वो कोटरी जो थी, बिल्कुल, मैं बिल्कुल जिसको लीड संजय गांधी कर रहे थे, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मतलब मैं कह रहा हूँ क्योंकि उस समय की यही परिस्थिति थी। और हो सकता है नाम शायद सिर्फ वहां तक ना रुके, आगे भी जाए, हो सकता है नाम वहां तक जाए ही ना, पहले ही रुक जाए। पर इसलिए मैं कोटरी और साइकोफेंसी कह रहा हूँ कि वो नाम कहाँ तक जा सकते हैं। वो तभी होता कि अगर सीबीआई पलटती नहीं केस को, वो जो नाम लिए गए तो अक्यूज ने वो और आगे बढ़ते, तो भगवान जाने कहाँ तक नाम जाता। इस साइकोफेंसी कोटरी को मैं एक और उदाहरण जरूर दूंगा, क्योंकि मेरे दादाजी उस समय इतना काम कर चुके थे और एक राइट हैंड मैन, जैसे कितने बार आपने बोला, और ये सही बात भी, राइट हैंड मैन थे इंदिरा गांधी जी की। तो मेरा अपना मानना भी है कि एक हत्या की वजह ये तो थी कि अगले प्रधानमंत्री बनने वाले थे, तो एक डर का माहौल की ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एक और रीजन ये था कि वो शायद जेपी मूवमेंट में जुड़ने वाले थे, क्योंकि जेपी जी के साथ अपनी पर्सनल रिलेशनशिप था। वो तो जैसे मैं पहले बोल चुका, क्रॉस पार्टी लाइंस था।
तो एक ये भी अनुमान लगाया था कि शायद उस तरफ चले जाएंगे, और जेपी मूवमेंट अपने पीक में जा रहा था। उस जेपी मूवमेंट में से कितने लोग नहीं निकले, रविशंकर प्रसाद, सुशील कुमार मोदी, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव, ये सब उस जेपी मूवमेंट से, स्टूडेंट मूवमेंट से निकले थे। अगर वो भी उस मूवमेंट में चले जाते तो शायद भारत का अगला फ्यूचर कुछ और ही होता। हो सकता है अगर वो जिंदा होते तो इमरजेंसी भी नहीं लगता, ये भी मैं एक अनुमान लगा कह सकता हूँ। पर उस साइकोफेंसी, उस कोटरी को मैं अगर ज्यादा मैं विश्लेषण में जाऊं तो वो ही लीड अप टू माय ग्रैंडफादर डेथ में इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि जो एलिगेशन उन पे लगे गए थे उनके डेथ से पहले, उसकी वजह से उनको एक, क्योंकि आर्टिकल को मैं कोट अनकोट कर रहा हूँ, उस वजह से उनको दो एग्जाम्पल दिए गए थे, दो ऑप्शन दिए गए थे सॉरी, या तो आप बिहार वापस चले जाएं, इस मामलों को ठंडा होने दीजिए, या तो आप एम्बेसडर बन जाइए इंडिया के यूएसएसआर या कहीं और लोग। ये एक आर्टिकल को मैं कोट अनकोट कर रहा हूँ, ये मैं तो जिंदा था नहीं तो मुझे पता नहीं ऐसा ये बात हुई थी नहीं हुई थी। उन्होंने जवाब में ये दिया कि जब मैंने कोई गलत काम किया ही नहीं है, जब मेरे खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है, तो मैं इस्तीफा क्यों दूं? मैं कहीं और क्यों जाऊं, मैं अपना पद क्यों छोड़ूं जब मैंने कुछ गलत काम किया ही नहीं है, मैंने कुछ ना यहाँ से वहां किया है, तो मैं क्यों छोड़ूं? रही बात एलिगेशन की, मैंने जवाब दिया, उन्होंने पार्लियामेंट में जवाब दिया भी है, जो भी इन पे एलिगेशन लगे भी थे। अब उस पीएमओ के अधिकारी जो उस समय थे उनके डेथ के बारे आसपास या उस ऑफिशियल के बारे में, तो ये जांच का विषय है इसलिए हम कोर्ट में गए हैं, ये जांच का विषय है इसलिए मैंने री इन्वेस्टिगेशन की मांग की थी। सिर्फ उसी नाम पे रुकेगा या आगे तक जाएगा ये भी अपने जांच का विषय है। हो सकता है मैं पूरा गलत हूँ संदीप जी, हो सकता है जस्टिस तारकुंडे गलत हो सकता है बिहार पुलिस गलत हो सकता है अरुण शूरी साहब गलत हो अपने किताब में, पर ये भी पता करने के लिए तो इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी सीबीआई का। क्या पूरी दुनिया गलत है और सीबीआई से सही है? और जब मैं सीबीआई कह रहा हूँ संदीप जी, तो मैं आज के अधिकारी, आज के ऑफिसर्स के बारे में नहीं कह रहा हूँ। उस समय के सीबीआई ऑफिसर्स कौन थे जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन को पलटा? बिहार पुलिस का रिपोर्ट है कि उस टाइम के जो सीबीआई हेड थे, डी सेन नाम था मेरे ख्याल से, इस केस को पलटने के बाद उनको गैलेंट्री अवार्ड मिला 26 जनवरी 1976 में। वाह! इस केस के पलटने के बाद लगभग, अब उसको इस केस के लिए आप जोड़ेंगे कहीं और जोड़ेंगे वो जनता पे छोड़ता हूं मैं। शाह कमीशन जो बना था इंदिरा गांधी जी की सरकार के पलटने के बाद, शाह कमीशन में उन सीबीआई ऑफिसर को ग्रिल किया गया था कि आप किसके अंडर में इमरजेंसी के दौरान, इमरजेंसी से पहले लगभग या इमरजेंसी के बाद भी काम कर रहे थे, और किन के कहने में क्या काम किया आपने। मैं दाजिया केस मेरे ख्याल से शाह कमीशन के अंदर जिक्र हुआ था, और इस बात की भी जांच बहुत जरूरी है कि उस सीबीआई के हेड को क्या इस वजह से गारंटी अवार्ड दिया गया 26 जनवरी 1976 में क्योंकि उन्हें ललित नारायण मिश्रा हत्याकांड केस को पलट दिया गया था? ये अपने में एक और जांच का विषय है। ये सब पहलू पे देखने के लिए हमने री इन्वेस्टिगेशन की मांग की है। इन सब पे जांच होना जरूरी है, क्योंकि ना मेरे सगे थे जस्टिस तारकुंडे, ना मेरे सगे थे एसबी साहब बिहार पुलिस आईपीएस लेवल ऑफिसर, ना मेरे सगे थे अरुण शूरी साहब। अरुण शूरी साहब आज भी जिंदा हैं, टचवुड, ध्यान रख रहे अपना, पर उस समय वो पत्रकार थे इंडियन एक्सप्रेस के, बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी में मिनिस्टर बने। क्या वो सब गलत है? क्या मैं गलत हूँ? क्या सब कोई गलत है? यहाँ सीबीआई मुझे सही है? दो संभावना और दिखती है। मैं थोड़ा बस एक और एक्सप्लेनेशन दूं अगले सवाल से पहले। इंदिरा गांधी जी के वो राइट हैंड मैन थे अपने डेथ से पहले। इंदिरा गांधी जी का फैमिली रिलेशनशिप था मेरे परिवार से, मेरे दादी के डेथ से पहले। उनके डेथ के बाद पूरा रिश्ता नहीं टूटा था इंदिरा गांधी जी से। मेरी दादी शायद एक दो बार उनसे मिली भी थी मेरे दादाजी के डेथ के बाद। इनफैक्ट मेरे दादाजी की डेथ के बाद इंदिरा गांधी आई भी थी मेरे गांव बलुआ बाजार सुपौल में, अपना उनके डेथ के जो सेरेमनी चल रहे थे उसमें उन्होंने, लोगों में इतना गुस्सा था कि अब जो मुझे बताया गया कि लोगों को जाना पड़ा, लोगों में गुस्सा इतना था कि हर कोई इनडायरेक्टली उन्हीं का नाम ले रहा था डेथ में। अब मैं कोट अनकोट करो, मैं डायरेक्टली तो कह नहीं सकता क्योंकि मुझे भी पढ़ने को मिला है, सुनने को मिला है, पर क्योंकि मुझे ये बात जरूर पता है कि उनसे मेरी दादी एक दो बार मिली भी थी बाद में, जो मतलब हेल्प चाहिए था या जो उनसे, क्योंकि एक रिश्ता टूटता नहीं है एक इंसान के डेथ के बाद, तो वो मिली थी। पर मैं ये जरूर बोलूंगा कि उनका नाम फिर भी उस रिपोर्ट में है, जस्टिस तारकुंडे रिपोर्ट में उनका नाम इन द सेंस पीएमओ का नाम है इस रिपोर्ट में, कि क्यों पीएमओ डायरेक्टली इन्वॉल्व था इस केस को ओवरसी करने में।
एक हैदर अली थे, सब जेलर दानापुर जेल। ये एग्जांपल मैं क्यों दे रहा हूँ अभी मैं बताऊंगा धीरे। आनंद मर्गी के अक्यूज जो पकड़े गए थे जब केस को पलट दिया गया था, उनसे एक अक्यूज था विक्रम ने कन्फेशन दे दिया था। जैसे पहले अक्यूज ने एक कन्फेशन दे दिया 2 में, अब उसको काउंटर करने के लिए कन्फेशन दिलाया गया, ये मैं जनता पे छोड़ता हूँ, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय। विक्रम ने कन्फेशन दिया था कि हाँ आनंद मर्गी के अक्यूज ने ये बॉम्ब ब्लास्ट करवाया है, ललित नारायण मिश्रा जी की हत्या की है। विक्रम जब दानापुर जेल में थे, सब जेलर हैदर अली ने पूछा, पूरे बिहार में सारे ऑफिसर्स ऊपर से नीचे सब में आक्रोश था कि ललित नारायण मिश्रा की हत्या क्यों कराई गई। तो हैदर अली ने खुद ही पता करने के लिए अपने जेब में लगाया एक ट्रांजिस्टर रिकॉर्डर, बातों बातों में विक्रम से पूछा कि तुम क्यों झूठ बोल रहे हो, तुम क्यों ये कन्फेशन ले रहे हो, मुझे पता है तुमने नहीं किया, क्यों कर रहे हो। विक्रम को नहीं पता था कि हैदर अली के जेब में वो ट्रांजिस्टर रिकॉर्डर है। ये मैं बात कर रहा हूँ जस्टिस तारकुंडे की रिपोर्ट के हिसाब से और बिहार पुलिस रिपोर्ट के हिसाब से। जब हैदर अली ने ये बात पूछा विक्रम से, विक्रम ने बताना शुरू किया, ये लोग मुझे मारते हैं, ये लोग कौन, सीबीआई ऑफिसर, मुझे गंदी गंदी गाली देते हैं, मुझे बोलते हैं अपनी माँ से मिल नहीं पाऊंगा, ये वो करके लगभग। और शायद अपनी माँ को उसने बोला भी कि मैं अपनी माँ से मिल नहीं सकता हूँ, ये अपनी माँ को बताया भी एक बात है सब। ये सब रिकॉर्ड हो गया, हैदर अली ने भेजा बिहार पुलिस सीआईडी से मेरे ख्याल लगभग पहुंचाई सीबीआई बिहार सीबीआई पटना से लगभग पहुंचा सीबीआई हेडक्वार्टर्स दिल्ली। डी सेन जिनका मैं नाम ले रहा था लगभग, और मैं कोट एंड दोबारा तारकुंडे साहब की रिपोर्ट कर रहा हूँ और बिहार पुलिस रिपोर्ट कर रहा हूँ, लगभग डी सेन पहुंचे पटना इसको ओवरसी करने के लिए लगभग। और तारकुंडे साहब अब अपने रिपोर्ट में लिखते हैं कि पीएमओ इटसेल्फ वाज इन्वॉल्व्ड कि इस जेब दानापुर के सब जेलर हैदर अली को वहां से ट्रांसफर करो, वहां से तुरंत पीएमओ ने जी। तब सवाल उठता है, तारकुंडे साहब ने रिपोर्ट में लिखा कि व्हाई इज द पीएमओ कंसर्न्ड फॉर अ सब जेलर ऑफ दानापुर सिटी एंड ट्रांसफर हिम इमीडिएटली, व्हाई। ये अपने में एक सवाल है कि क्या पीएमओ इन्वॉल्व था कि नहीं था। मैं इसमें एक चीज और ये मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ कि भले ही इंदिरा गांधी जी से पारिवारिक रिश्ता नहीं टूटा था, मेरी दादी की डेथ के बाद लगभग मेरी दादी में 2 बार मिली भी थी, मुलाकात ढंग से हुई थी, पर क्योंकि जनता में इतना आक्रोश था, पीएमओ के इन्वॉल्वमेंट था इस पे, इसलिए मैं ये रिपोर्ट का विश्लेषण दिया, एग्जाम्पल दिया कि जैसे तारकुंडे रिपोर्ट में उस समय के पीएमओ के लिए ये कहा गया है कि उस समय का पीएमओ दानापुर के सब जेलर के ट्रांसफर में इतना इंटरेस्टेड क्यों था। जैसे आपके एक और दादाजी जो उनके छोटे भाई थे जगन्नाथ मिश्र, वो मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री बनने के बाद अगर आप देखते होंगे कुछ खुद जो चली थी कि पीएमओ ने उनको मैनेज किया, ये भी आरोप लगे पूरा कि जगन्नाथ मिश्र जानते थे, वो खुद भी बचे थे, तो पीएमओ ने उनको शांत रखने के लिए बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। तो बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कोई जांच में को आगे बढ़ाने के लिए कुछ किया था? जब वो मुख्यमंत्री थे संदीप जी, तब आई थिंक जांच सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया था। जब सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया था तो आई थिंक वो कुछ चाह कर भी नहीं कर सकते थे मेरे ख्याल से। गांधी परिवार के भी नजदीकी थे, बिल्कुल थे, मैं उसमें कोई दो राय नहीं। तो और अपने भाई के लिए वो प्रेशर डाल सकते थे ये मुख्यमंत्री, और बहुत अच्छे मुख्यमंत्री, लंबे समय मुख्यमंत्री रहे, 3 टर्म था उनका। हाँ, तो क्योंकि बिहार में कुछ नहीं बिल्कुल, मैं इसका मैं जवाब मैं दे दूंगा, क्योंकि मैं एज ए लॉयर हूँ और मैंने ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड पढ़ा भी है, और मैं एज ए विटनेस बॉक्स में आ भी चुके थे एज वन ऑफ द विटनेसेस, और मैं उसके आधार पर जो एफिडेविट उन्होंने दिया कोर्ट में, उसके आधार पर मैं इसका जवाब दूंगा। उन्होंने बोला कोर्ट के अंदर एफिडेविट में एज ए विटनेस कि ललित नारायण मिश्रा जी की हत्या का बहुत बड़ा कंस्पिरेसी था, उन्होंने कोर्ट में बोला, इसमें कोई 2 राय उन्होंने नहीं रखी है, और उसकी जांच ढंग से होनी चाहिए, लगभग उन्होंने यही बोला है। ये इन्होंने मेरे ख्याल से ऑफ द रिकॉर्ड भी बोला ही है, कोई टीवी इंटरव्यू में अगर आप देख सकें यूट्यूब में, लगभग सेम चीज बोला। अब आप ये बोलेंगे उन्होंने कम बोला, ज्यादा नहीं बोला, तो इस पर मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता, पर मेरे अपने अंकल विजय मिश्रा जी, मेरी अपनी दादी माँ लेट श्रीमती कामाश्री देवी जी, और मेरे छोटे दादाजी लेट डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी ने ये बोला है कि बहुत बड़ी हत्याकांड था, बहुत बड़ी कंस्पिरेसी थी। मेरे अंकल विजय मिश्रा जी ने ये भी बोला कि आनंद मर्गी का कोई लेना देना नहीं था ललित नारायण मिश्रा जी का। मेरी दादी माँ ने भी ये बोला कि कोई लेना देना था ही नहीं उनका। छोटे दादाजी ने भी लगभग यही बोला कि बहुत बड़ी कंस्पिरेसी थी। और एक और वजह कि उनका कोई, क्योंकि ये मुझे सुनने को बहुत जगह से मिलता है, इसलिए मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि उनका इन्वॉल्वमेंट था कि नहीं था, या उन्होंने कुछ किया नहीं। वो खुद अटैक्ट हुए थे उस बॉम्ब ब्लास्ट में, वो खुद गंभीर रूप में अटैक थे, उनकी इंजरी और ग्रीवस थी एक्चुअली। तो उनको अपने भाई, मेरे दादाजी को अपने भाई के साथ चिंता थी जब वो इंजर्ड थे। अब
वो चीफ मिनिस्टर थे, वो क्या कर सकते थे क्या नहीं कर सकते थे इसमें ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ले चुकी थी और इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ही कर रही थी। 75 से लेकर 2014 तक ट्रायल कोर्ट चला, जब 80 में केस को ट्रांसफर कर दिया गया बिहार टू दिल्ली, और 2014 में फिर दिल्ली में ही चल रहा था, तो वो कुछ कर सकते भी थे या नहीं मैं शायद कह नहीं सकता, क्योंकि तो वो बिहार घर में के आपकी थे। बातचीत जैसे, अब तो खैर आपका उस समय जन्म हुआ था या नहीं, लेकिन घर में दादी से इन सबसे बातचीत चलती होगी, मुख्यमंत्री जब हो गए थे, तो बातचीत में कभी कुछ आया सामने? कुछ बताया आपकी दादी ने, आपके पिताजी ने? उनका इन्वॉल्वमेंट के बारे में, जैसे अब क्योंकि ये बात मैंने कई बुजुर्गों से सुना है कि क्योंकि ललित नारायण मिश्रा जी के प्रति बहुत आज भी वो सहानुभूति, वो प्रेम है कि ललित बाबू गुजर गए, इसलिए फायदा जो शब्द है कि उसका फायदा जगन्नाथ मिश्र को मिला, 2-2 3-3 बार वो मुख्यमंत्री बने। ललित बाबू होते तो ये नहीं होता। ललित बाबू को मारने में ये बिहार के लोग जनरली बोलते हैं, तो ललित बाबू के प्रति उनका स्नेह है और वो गुस्सा धीरे धीरे कम हो गया, पर ये बात बोला जाता था। तो ऐसी कोई बातचीत कभी घर में? उनका इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ था। ऐसी कोई बातचीत भी अगर होगी भी तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ था। पब्लिक एंगर तो अब ये समझने की जरूरत है संदीप जी, 75 में जब दादाजी का डेथ हुआ था तो पब्लिक एंगर था। ह्यूमन नेचर है कि फैमिली में भी एंगर होगा ही होगा, ये मतलब इसमें कोई छुपाने वाली बात है नहीं मेरे पास, ना मुझे झूठ बोलने की बात है। पब्लिक एंगर था, फैमिली में भी एंगर था कि उनकी हत्या की गई, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, बहुत जरूरी है, करना चाहिए। अब पब्लिक एंगर और फैमिली एंगर से अलावा मैं कोर्ट में क्या बोला गया इस पे ज्यादा मैं फोकस इसलिए करूंगी, मैटर अभी कोर्ट में है और उन्होंने क्या एफिडेविट में बोला है इस पे मैं ज्यादा फोकस करूंगी। उन्होंने यही बोला कि उनकी जो हत्याकांड हुई थी बहुत बड़ी कंस्पिरेसी थी, इस पे जांच लगभग होनी चाहिए। हाँ, मेरे अंकल ने थोड़ा ज्यादा बोलना भी चाहिए था, मेरी दादी ने ज्यादा बोला, उनको भी बोलना चाहिए था। उन्होंने बोला भी कि आनंद मर्गी का लगभग कोई लेना था ही नहीं मेरे ग्रैंडफादर से, पर कंस्पिरेसी थी बहुत बड़ी थी, ये लगभग तीनों ने बोली। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ और बोला कोर्ट में या बाहर, लगभग उनका स्टैंड, फैमिली का स्टैंड कोर्ट में सेम था। आप पर हाँ, क्योंकि मैं दोबारा रिइटरेट कर रहा हूँ, जो पब्लिक एंगर था, फैमिली में भी एंगर वो था कि जिन्होंने किया है ये कांड उनको सजा मिलनी चाहिए। रही बात मैं छोटे दादाजी का, परिवार में ऐसा कुछ बातचीत थी, बाद में लगभग हमारी थी बातचीत बीच में। अब मैं उस टाइम पैदा तो हुआ नहीं था तो मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। बीच में बातचीत, रिश्ते सही थे। अब जैसे हर परिवार में होता, थोड़ा ऊंच नीच चलती रहती संदीप जी, तो थोड़ा ऊंच नीच तो हुई होगी, मैं इसमें कोई दो राय रखता नहीं है, ना मुझे घुमा फिरा के बात करने की आदत है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड लगभग बात करता हूँ। तो थोड़ी ऊंच नीच हुई होगी, ये ह्यूमन नेचर है। जो आपने कहा कि पब्लिक एंगर था, जो पब्लिक बात हुई वो कहीं ना कहीं बात हुई होंगी। पर आपका ये इंटरव्यू जब होगा, ये जब पब्लिश होगा, ये बात फिर मेरे पास फोन आएगा, मुझे 500% आपके पास नहीं है, मेरे पास भी आएगा, वो हम सबके पास आएगा, लगभग वो आएगा जरूर। पर इसलिए मैं इसको एक्सप्लेनेशन ढंग से दे रहा हूँ कि ये नॉर्मल ह्यूमन नेचर है कि जो पब्लिक एंगर था, फैमिली एंगर होगा ही होगा, पर बातचीत थी। मैं खुद रिश्ते एंड तक लगभग ठीक थे। 2019 में छोटे दादी का डेथ हो गया था, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी के 2019 में। 2001 में मेरी दादी माँ का डेथ हो गया था। ऐसे खराब भी रिश्ते नहीं थे कि मिलते नहीं थे। मैं अपने चाचा साहब भी मिलता हूँ, वो भी हमसे मिलते हैं और रिश्ते लगभग ठीक थे। जब वो मुख्यमंत्री भी थे तब भी रिश्ते ठीक थे, बातचीत आना जाना था, ऐसा कोई खराब भी नहीं था। जब वो मुख्यमंत्री नहीं भी थे, जब वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर नहीं भी थे, मतलब जब पावर नहीं भी था, तब भी आना जाना लगभग था। ऐसा कुछ इतने वैसा कुछ खराब। ललित बाबू मतलब कितने भाई थे? कितने भाई? मेरे कहते 5 भाई थे। सबसे बड़े थे मेरे ख्याल से मेरी दादी, या सेकंड नंबर पे थे, या सबसे छोटे थे डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा। सबसे छोटे दादी मेरे ख्याल से, क्योंकि काफी पुरानी बात है। मैं तो और आप ललित बाबू के कितने बच्चे थे? 6 चिल्ड्रन, 2 बेटी 4 बेटे। तो आप जो है उनके, मैं उनके सबसे छोटे बेटे का बेटा हुआ। उनकी 2 बेटी 4 बेटे। मेरी दोनों बुआ का अनफॉर्चुनेटली स्वर्गवास हो गया 2010 में। सबसे बड़े बेटे विजय मिश्रा जी, जो सांसद बने थे 84 में, जब चंद्रशेखर जी की पार्टी से। फिर वो मेरे ख्याल से बिहार मंत्री भी थे, शायद एमएलए एमएलसी भी थे, अभी जस्ट जेडीयू से एमएलसी थे 2020 तक लगभग। फिर उनके बाद डॉक्टर विनय मिश्रा,
जिनको हम डॉक्टर चाचा भी बोलते थे, उनका अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई 2022 में, वो सेकंड हो। फिर थर्ड संजय मिश्रा और फोर्थ है विकास मिश्रा, जो मेरे पिता। तो विजय कुमार मिश्रा, डॉक्टर विनय कुमार मिश्रा, संजय मिश्रा एंड विकास मिश्रा, उनके 4 बेटे। तो अब ये मैं यहाँ उनकी थोड़ा 2 सा बेटी वीना मिश्रा, वीरा मिश्रा, मतलब हाँ, लंबी फैमिली है। आंटी का तो मेरा ये मानना है कि जब ये हुआ तो ये जो आपके चाचा हैं, आपकी फैमिली है, ये सब, और आपका जन्म भी नहीं हुआ था, आपके पापा भी सब थे, तो ये लड़ाई लड़ने का आपने कैसे सोचा? फैमिली लड़ रही थी पहले से जिसमें आप आए, या आपने लड़ाई शुरू किया कि हमको अपने दादाजी के सच तक पहुंचना, उनकी हत्या के सच तक? बहुत अच्छा सवाल पूछा संदीप जी आपने। इनफैक्ट ये सवाल मुझसे सुप्रीम कोर्ट जज ने भी पूछा था जब हम लोग एसएलपी फाइल किए थे, कि उन्होंने तो खैर ओपन कोर्ट में बोल दिया, मतलब सो रहे थे इतने सालों से लगभग। ये मुझे हर कोई कहता है, कोई डायरेक्टली कहता है, कोई इनडायरेक्टली कहता है। वो सुप्रीम कोर्ट जज तो डायरेक्टली तो कह ही सकते हैं, वो मतलब परिवार कहाँ था इतने सालों से। एसएलपी तक फाइल नहीं किया था परिवार ने, जब तक मैंने फाइल की तो मैं कह सकता हूँ। पर ऐसा नहीं कि परिवार शांत बैठा था। 77 जब सरकार बदली थी तो मेरी दादी माँ खुद मिली थी चौधरी चरण सिंह जी से। मेरी दादी माँ खुद मिली थी कर्पूरी ठाकुर जी, जो मैंने अभी बताया भी था। तो मेरी दादी माँ 50 साल पहले भी लगभग लड़ रही थी जो मैं लड़ रहा हूँ, उनके बेटे भी लड़ रहे थे। अब क्योंकि मैं लॉयर हूँ तो मुझे पता है कैसे क्या करना है। हो सकता है मैं अगर वकील ना होता तो मुझे पता भी नहीं होता कि केस में क्या करना है। हो सकता है मैं भी हार तो किसी ने नहीं माना, हो सकता है मैं कोई इतना ना कर रहा हूँ जितना मैं आज कर रहा हूँ। मेरे अंकल सब लॉयर नहीं है तो उनको पता नहीं कैसे क्या करना है। एक और बात समझने की जरूरत है कि लॉ बदल गया पिछले 50 साल में। हमारे लिए 50 साल पहले सीबीआई लड़ रही थी, हमारे मतलब विक्टिम के लिए। लॉ 50 साल पहले जब आईपीसी था, सीआरपीसी था, अब तो बीएनएसएस आ गया है, कानून पूरा बदल गया है। लॉ पहले ये था कि विक्टिम्स राइट टू बी हर्ड इन कोर्ट उतना नहीं है। आपके लिए स्टेट लड़ रही है अक्यूज के खिलाफ, स्टेट संभालेगी, आपको कोर्ट में आने की ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। स्टेट करेगा जो करेगा, स्टेट मतलब प्रोसिक्यूशन ऑफिसर जो बोलेगा करेगा। अब लॉ बदल गया है, विक्टिम राइट टू बी हर्ड है। सेक्शन 24 सब क्लॉज 8 ऑफ सीआरपीसी जो अब तो हट गया है, उसमें अमेंडमेंट आया था। वो कहता है कि विक्टिम कैन असिस्ट द प्रोसिक्यूशन। पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले विक्टिम टू असिस्ट प्रोसिक्यूशन लगभग नहीं था, प्रोसिक्यूशन जो करेगा लगभग। विक्टिम्स राइट टू बी हर्ड अभी इट्स अ रीसेंट फिनोमिनन, अभी हुआ है विक्टिम राइट टू बी हर्ड। नए 3 कानून जो आए हैं इसमें विक्टिम राइट टू बी हर्ड है बिफोर कोर्ट। मैं भी, क्योंकि मैं एसएलपी, मुझे ये राइट मिला है, इसलिए मैं दिल्ली हाई कोर्ट में जब फाइनल हियरिंग होगा इसलिए मैं असिस्ट कर सकता हूँ बेंच को टू असेस द मैटर। वो भी मैं कैसे लाया सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर, मुझे ही पता है कैसे आर्गुमेंट कर करके आर्गुमेंट प्रेजेंट कर करके। तो ये राइट टू बी हर्ड 50 साल पहले नहीं था। तो हो सकता है अगर 50 साल पहले इतना मैं कर रहा होता शायद ये मुझे राइट नहीं मिला होता, क्योंकि कानून ऐसा था ही नहीं उस टाइम। तो आपने जब सोचा तो आपकी फैमिली में दादी जी तब तो जीवित थी, दादी जी या फिर आपके माता पिता चाचा, उन्होंने कुछ कहा कि ये क्या कर रहे हो? नहीं, मतलब दादी माँ 2001 में उनका स्वर्गवास हो गया था। तो आपका जन्म कब हुआ था? मैं 88 में मेरा जन्म हुआ था। केस चल रहा था उस टाइम, तो मेरे अंकल, मेरे फादर सब केस तो देख ही रहे थे। पर जैसे, इसलिए मैंने एग्जांपल दिया कि क्योंकि विक्टिम फैमिली ज्यादा कुछ कर नहीं सकती, वो सीबीआई के भरोसे ही थी, तो हम लोग ज्यादा कर भी नहीं सकते थे, कोई चाहे ना चाहे। लगभग 2014 में जब ट्रायल कोर्ट ने जजमेंट दिया, लाइफ सेंटेंस दिया उन लोगों को, फिर उन्होंने अपील फाइल किया। वो लोग मतलब आनंद वर्गी ने अपील फाइल की दिल्ली हाई कोर्ट ने अपील को एडमिट भी किया, उनको बेल भी दिया। फिर 2020 में मैंने, फिर मेरे हाथ में कुछ रिपोर्ट लगे जिनका नाम मैंने अभी लिया था, मैंने सीबीआई को रिप्रेजेंटेशन दिया। सीबीआई ने 2020 नवंबर में कुछ उसमें लगभग जवाब दिया नहीं। 2021 में मैंने रिट पिटीशन फाइल किया दिल्ली हाई कोर्ट में सीबीआई के खिलाफ कि मुझे जवाब दिया जाए जो मैंने रिप्रेजेंटेशन दिया है। हाई कोर्ट ने उनको 6 हफ्ता दिया कि जवाब दे मुझे। 6 हफ्ता मुझे ये जवाब मिला कि आनंद वर्गी ने अपील फाइल किया, इसलिए हम लोग री-इन्वेस्टिगेशन अभी देख नहीं सकते। मैंने फिर उस आनंद वर्गीज के अपील में एप्लीकेशन लगा कि मुझे राइट टू बी हर्ड हो। सीबीआई ने मुझे अपोज किया कि ये नहीं होना चाहिए, केस खत्म है लगभग, ये ही इज हियर टू असिस्ट आनंद वर्गीज। मुझे ही बोला गया कि मैं आनंद वर्गी की मदद करने आया हूँ, मैं मतलब ये क्या करे 3 सालों से लगभग। हाई कोर्ट ने फिर भी अलाउ किया मेरा एप्लीकेशन कि आई कैन असिस्ट आनंद वर्गीज। एंड मुझे जो ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड चाहिए थे जो मुझे देनी थी सीबीआई, मुझे रजिस्ट्री से मिला। फिर हाई कोर्ट रजिस्ट्री से मेरा प्रेयर था उस एप्लीकेशन, वो भी अलाउ किया गया। 2022 में लगभग 6 बैग्स, 1 बैग इतना बड़ा ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड, लगभग 20,000 पन्ने का ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड पढ़ के लगभग मैं इस कंक्लूजन में आया था लगभग कि
सीबीआई के भरोसे मैं नहीं बैठ सकता इस केस के लिए। मुझे री इन्वेस्टिगेशन चाहिए और मुझे एसआईटी चाहिए कि वो सीबीआई के कौन ऑफिसर्स थे जिन्होंने केस को पलट दिया। मैं 2023 के फरवरी में रिट पिटीशन फाइल किया दिल्ली हाईकोर्ट ने। दिल्ली हाईकोर्ट ने सेम चीज बोला कि अपील पेंडिंग है आनंद वर्गीस केस का, तो एक केस के लिए 2 इन्वेस्टिगेशन इस समय नहीं हो सकते। मैं फिर सुप्रीम कोर्ट गया। अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने मुझे ये ऑर्डर दिया कि आप एक काम कीजिए, जो आनंद वर्गीस का अपील है उसी में आपको हम इंटरवीन करने का राइट देते हैं लगभग। लिबर्टी टू असिस्ट, ये वर्ड्स है उस ऑर्डर में, लिबर्टी टू असिस्ट द डिवीजन बेंच ड्यूरिंग फाइनल कोर्स ऑफ हियरिंग। मतलब जब भी फाइनल आर्गुमेंट्स होंगे उस केस में, आई कैन असिस्ट द कोर्ट। फिर वो हियरिंग शुरू हुआ, उस आर्गुमेंट्स लगभग शुरू हुए। अभी रिटन सबमिशन सारे पार्टीज ने लगभग फाइल कर दिए, तो अब आर्गुमेंट शुरू होंगे इसमें। तो ये जद्दोजहद जो मैंने किया 2020 से लगभग अभी तक, शायद मैं इतना ना कर पाता कि मैं वकील ना होता, कि मुझे समझ ही नहीं होती कैसे क्या क्या नहीं करना है। पर मेरे बाकी परिवारजनक भी पिछले 50 साल में ये लड़ाई लड़ रहे थे, शांत कोई नहीं बैठा था। सेकेंड पॉइंट कि कानून 50 साल बदल गया है। शायद 75-76 में मेरे परिवार से कर रहा होता जो आज मैंने किया है, नहीं कर पाते, क्योंकि कानून ही उस टाइम अलग था। विक्टिम्स राइट टू बी हर्ड उस समय शायद था ही नहीं, तो बोल ही नहीं पाते, जो आज अलाउड किया गया है। मेरा आखिरी प्रश्न है आपसे। क्या उम्मीद लगती है कि एक देश के इतने ताकतवर नेता, एक केंद्रीय मंत्री, उनकी हत्या हो जाती है, 50 साल तक केस में जो है कुछ पता ही नहीं चलता, फैमिली सफर कर रही है, आपको लगता है कि इंसाफ मिल पाएगा? सुनील जी, बिल्कुल मतलब हत्यारे का चेहरा सामने आ पाएगा? मेरा ये अपना पर्सनली मानना है कि जो जो अक्यूज पहले पकड़े गए थे, जिनको छोड़ दिया गया था, 2007 तक वो एज अ कोर्ट विटनेस कोर्ट में आए थे, ट्रायल कोर्ट में। दोबारा का इन्वेस्टिगेशन में तो शायद वो आ भी सकते हैं। ये जांच का विषय एजेंसी के ऊपर है कि वो जांच कैसे करना चाहे। अगर री इन्वेस्टिगेशन तक बात जाती है तो क्या इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ये लड़ाई इस चीज के लिए संदीप जी कि 100 साल बाद भी कोई ललित नारायण मिश्रा जी के बारे में पढ़े तो उसको ये भी पढ़ना चाहिए कि क्या उन्होंने काम किया था अपने समय में, उनकी हत्या किस तरीके से की गई थी, हत्या के बाद केस कैसे पलटा गया था और असली हत्यारे कौन थे। इस चीज के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। 100 साल बाद मैं नहीं रहूंगा इस दुनिया में, पर 100 साल बाद उनके जांच का विषय, उनके कार्यालय का विषय लोग के सामने रहेगा। तो मैं चाहता हूँ सच्चाई सामने आए ताकि लोग उनके बारे में पढ़ सकें। समय के बारे में लोग कहते हैं कि 50 साल हो गया, अब क्या मिलेगा इस लड़ाई में, क्या जरूरत है सब करने की, ये मुझे बोलते रहते लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो इसका जवाब ये है कि जब महात्मा गांधी जी का असैसिनेशन रीओपन हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में 2018-19 में, भले कुछ निकला ना निकला वो अलग बात है, पर उठा तो सही। लाल बहादुर शास्त्री जी का हत्याकांड के बारे में आज भी लोग बात करते हैं, फिल्म भी बनी है। सुभाष चंद्र बोस के हत्याकांड के बारे में लोग आज भी बोलते हैं। यूएस का एग्जांपल देखे, जॉन एफ कैनेडी के असैसिनेशन के बारे में आज भी लोग बात करते हैं। खुला भी है, आई थिंक उसमें बहुत सारी एजेंसी के बारे में नाम भी आया कि इतना सिंपल ओपन शॉट केस जॉन एफ कैनेडी का असैसिनेशन नहीं था। तो समय की बाधा नहीं लगती है अगर आप सच सामने लाना चाहते हैं तो। मेरा ये मानना है कि तथ्य सामने जरूर आएगा, सरकार चाहे, एजेंसी चाहे। और मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि मेरा, जब मैं एजेंसी कहता हूँ, सीबीआई कहता हूँ, तो आज के ऑफिसर्स के खिलाफ नहीं है। उस समय के कौन से ऑफिसर्स थे जिन्होंने पलटा और किसके कहने पे पलटा और क्यों पलटा, ये अपने आप एक विषय है और अपने आप एक जांच का विषय है। रही बात सच आने की, तो हम चाहते हैं सच सामने आए, क्योंकि ये सिर्फ अब परिवार की लड़ाई नहीं है संदीप जी। मैं मतलब बता नहीं सकता कितने मैसेजेस, फोन कॉल, कितने लोग मुझे मिलते हैं, कहते हैं कि आप जो भी कर रहे हो सही कर रहे हो। मैं उन लोगों से जानता भी नहीं हूँ। मुझे लगता था कि जब ये लड़ाई लड़ूंगा मैं या कुछ करूंगा मैं, तो सपोर्ट भी मिलेगा अपने फादर की एज के, अंकल की एज के लोगों का, या अपने दादी की एज के जो लोग हैं। पर मुझे मेरे एज सिर्फ नहीं, मुझसे 10-15 साल छोटे लोग, उम्र में लोग कहते हैं कि हमने सुना था उनके बारे में, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते ही लगभग, और सही लड़ रहे हैं, ये भी सुनने में लगभग। तो ये लड़ाई अब जनता के लिए है। उनके नाम पे कितने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके नाम पे कितने सारे जगह हैं आज भी, वो इसलिए कि जनता में, जनता के दिलों में उनका, इनके लिए जगह है आज। मेरी धर्मपत्नी उसकी यूनिवर्सिटी से भरी हुई है, ललित नारायण मिश्रा यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रेजुएशन किया साइंस में। तो आपने ठीक कहा, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं। इसमें भी वो ललित नारायण मिश्रा यूनिवर्सिटी था, जब बाद में ललित नारायण मिश्रा यूनिवर्सिटी बना। तो इसमें भी मैंने बोला बात एक ही है,
वो भी मिथिलांचल के थे, उनमें भी मिथिलांचल का था, वो भी मिथिला में ही चले गए डेथ के बाद भी। अगर ललित नारायण मिश्रा यूनिवर्सिटी से ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी बन गया। सही बात है। एक लास्ट में बस एक चाहूंगा कि ये जो आपने लड़ाई लड़ी, ये जो पूरी कहानी है, इंसाफ मिले ना मिले ये अलग कोर्ट का मैटर है। इस पूरी लड़ाई को, क्योंकि आप यंग हैं और आपका जन्म भी नहीं हुआ है उसके बाद आपने लड़ाई शुरू की, क्या इसको पुस्तक के रूप में ला सकते हैं? क्योंकि आज की पीढ़ी को पता तो चले और उसमें वो सारे पहलू पता चले, साफ साफ पता चले कि भारत में, ठीक आपने कहा जॉन एफ कैनेडी, पर कैनेडी पे बहुत सारी चीजें की गई, आज वो जीवित है कैनेडी लोगों के दिमाग में, इसलिए फिल्में बनी है, कई लिटरेचर्स रचे गए हैं। सुभाष चंद्र बोस पे भी अभी देखेंगे, मेरे दोस्त हैं अनुज दत्त, इतनी सारी किताबें उन्होंने लिख दी है। विजय जो अग्निहोत्री हैं, विवेक अग्निहोत्री उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री पे हैं, अनुधर ने भी लाल बहादुर शास्त्री पे, पर ललित नारायण मिश्रा पर उस स्तर का लिटरेचर नहीं आ रहा है। मैं इसलिए ये सवाल पूछा कि इंसाफ मिलेगा, अगर वहां से मिलता है नहीं मिलता है ये अलग बात है। उनको जीवित रखने के लिए उस पूरी लड़ाई को, जिसमें एक पीएमओ की इन्वॉल्वमेंट आता है इतनी रिपोर्टों से, और आपने रिपोर्टों को खंगाला है, क्या आपकी इच्छा है कि उस लड़ाई को आम लोगों तक, आम लोगों पर छोड़ दिया जाए, वो सच उनको बताकर? इसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि लोग अपने परिवारजन से बात नहीं करते, भाई भाई से बात नहीं करता, बेटा बाप से बात नहीं करता, लोग अपने लोगों से बात नहीं करते, पर लोग उनके डेथ के 50 साल बाद भी उनको याद रखते, तो ये बहुत बड़ी बात है। नमन है मेरा उन सब लोगों जो उनको याद रखते हैं, इंक्लूडिंग आप संदीप, जो आप भी उनको याद रखते हैं, आपके धर्मपत्नी, आपके परिवार जो उनको याद रखते हैं। ये मैं जरूर कहूंगा कि जो उनके हत्यारे थे वो असफल रहे। अगर 50 साल बाद भी लोग ललित बाबू को याद रखते हैं, उनके कार्यालय के बारे में, उन्होंने क्या काम किया, तो जो हत्यारे थे वो असफल रहे। 50 साल बाद भी ललित बाबू लोगों के दिलों में है। अब एक इंसान को मार सकते हो पर उसकी सोच, जो एक विजन था, उसको तो आप मार नहीं सकते, इसलिए लोग के दिलों में आज भी ललित बाबू हैं। उनके ऊपर कई पीएचडी एक्चुअली हो चुके हैं, ये बात मुझे भी नहीं पता था। हम लोग एक रिसर्च कर रहे हैं, एक किताब इन द लाइन्स है छपने के लिए उनके ऊपर। बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है उस किताब में। उनके ऊपर 1-2 किताब आई थिंक ऑलरेडी छप चुकी है पटना में। अब तो पटना बिहार लाइब्रेरी बन गया है, मुझे पब्लिकेशन का नाम याद नहीं आ रहा, बस लेट 70s अर्ली 80s में छप चुकी है। पीएचडीज भी हो चुकी है उनके ऊपर पीएचडीज हो चुकी हैं। आई थिंक एलएनएमयू का या सीएम कॉलेज जो है दरभंगा, आई थिंक वहाँ पे, पटना तरफ या बेगूसराय तरफ, अलग जगह पे हो चुकी है। पर एक सही बात बोला आपने, एक मेन लाइक होता नहीं मैग्ना कार्टा जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, बहुत बड़ा जो एक ही चीज में सारी इंफॉर्मेशन हो, वो आई थिंक जरूरी है, ताकि ये रहे और ये सही जगह रहे, ताकि लोगों को पता चल सके उनके बारे में। बहुत बड़े लाइब्रेरी में हो, इस पे हम प्रयास करेंगे जरूर, और हम भी चाहेंगे लिटरेचर हो उनके बारे में, ताकि एक अनफॉर्चुनेट चीज है संदीप जी की लोग एक्चुअली आज याद उनको रखते हैं उनके डेथ के बारे में, पर उनके कार्यकाल के बारे में उन्होंने क्या क्या काम किया बहुत कम बात होती है पर कम बात होती है। ये भी एक विषय है अपने में, मेरी थोड़ी दुख की बात है या एक सोचने की बात है कि उन्होंने क्या क्या काम किया बहुत कम लोगों को पता है। तो एक किताब होना, एक मैग्ना कार्टा किस्म की किताब होना जरूरी है, उनके कार्यकाल के बारे में बात करें। तो क्योंकि इसका मैं थोड़ा एग्जांपल दे दूं, कई लोग मुझे मिलते हैं जो बोलते हैं कि कितने परिवार बसाए उन्होंने, परिवार माने कितने लोगों को नौकरियां दी। आप इंसान के एक परिवार के इंसान को नौकरी देते हैं, आप एक परिवार बसाते हैं। कितने लोगों को नौकरियां मिली, कितने लोग आते थे उनके पास दरभंगा से, बिहार से, पटना से, मिलते थे उनसे दिल्ली में, दादाजी उनसे पूछते थे। ये कहानी मुझे जिन पे उन्होंने किया है एहसान लगभग वो बताते हैं कि या किसी थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी वाले वो आते थे, मिलते थे, उनसे पूछा था कि खाना पीना रहना का कोई है प्रबंध? नहीं, यही रहे। पैसे हैं आने जाने के? नहीं, पीए को बोलते थे दे देना, आने जाने का खर्चा पानी, खाना पीना रहे। ये अब मैं इसलिए कोई नहीं कह रहा क्योंकि मेरे अपने दादाजी के बड़प्पन, पर ये लोग सुनने को मिलता था मुझे। तो ये था उनसे कनेक्ट पीपल का। एक कोई सुना रहा था कहानी की, जा रहे थे वो कैरावान कॉन्वॉय गाड़ियों का, बीच में स्टूडेंट प्रोटेस्ट को काला झंडा लेके रोड पे कर रहे थे, तो काला झंडा दिखा उनको, गाड़ी को रोके, उन्होंने बोला स्टूडेंट तुमको नेता को घेरना नहीं आता, मैं तुमको सिखाता हूँ। जाके रोड पे लेट गए, रोड पे लेट गए कि किसी को नेता को घेरना, रोड पे लेट जाया करो किसी नेता को घेरना हो तो।
एक काम करना, शाम को आओ चाय पीने, मैं तुमको समझाऊंगा कि असली प्रोटेस्ट कैसे करते हैं। ये था उनको एक तरीका कि जो तुमको अपोज भी कर रहा है उसको कैसे अपनी तरफ लाना। एक और एग्जांपल है कि पटना में कोई ऑडिटोरियम में प्रोग्राम चल रहा था, तो कई स्पीकर्स थे, किसी ने उन्हीं के बारे में उन्हीं के सामने कुछ बोला अटपटा। प्रोग्राम खत्म हुआ, फिर हाई टी होता है तो स्नैक्स एंड हाई टी हुआ, तो उन्होंने बोला आई रसगुल्ला खा लीजिए, गुलाब जामुन खा लीजिए। जिसने बोला उनके बारे में आई गुलाब जामुन खा लीजिए, मीठा खा लीजिए, बहुत कड़क बात करते हैं, मीठा खा लीजिए, मीठा खा लीजिए। से करते करते एक तरीका होता है किसी जो आपके विपरीत भी है उसको अपने तरफ लाना। तो ये होता है पीपल टू पीपल करने। ये एग्जाम्पल जो उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि लोग को समझना चाहें कि वो क्या वजह थी कि वो आज भी लोग उनके बारे में बात करते हैं। तो ये पीढ़ी ब पीढ़ी लोग आधी बात इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने कनेक्टिविटी बनाई थी, कई फैमिलीज बसाए, नौकरी देके कई लोगों की मदद की थी, इस लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। अब लोग इसको याद करें ना करें, हम तो अपना प्रयास करते हैं कि लोग इसको याद कर सके, उनके बारे में बात कर सके। तो ये थे हमारे साथ ललित नारायण मिश्र के पोते हैं वैभव मिश्रा जी, और ये तब जन्म भी इनका नहीं हुआ था, लेकिन ये अपने परिवार के लिए, अपने दादाजी के लिए लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं और उम्मीद है कि इनको इंसाफ मिलेगा। बिहार के काफी सारे लोग आज भी ललित नारायण मिश्र को याद करते हैं, और जो लोग पत्रकार आदि हैं उनको मालूम है कि इस कॉन्स्पिरेसी में कौन लोग शामिल थे। पीएमओ का नाम तो बार बार आया था, उस समय पीएम इंदिरा गांधी थी। एक अच्छी श्रद्धांजलि ये होगी वर्तमान सरकार की। वर्तमान सरकार तो बात की है, भारतीय जनता पार्टी सरकार की। मैं उसी जगह से आता हूँ, समस्तीपुर रेलवे स्टेशन, जो उस समय उत्तर बिहार का मुझे लगता है सबसे डेवलप रेलवे स्टेशन है, पूरा कारखाना है वहां पर, और ये सब ललित नारायण मिश्र जी के कारण है। और उस स्टेशन पर ही उनकी हत्या हुई। इनकी फैमिली की भी मांग है कि यदि उस स्टेशन का नाम ललित नारायण मिश्र के नाम पर रखा जाए तो मुझे लगता है कि उनको एक अच्छी श्रद्धांजलि होगी, और बिहार के लोगों को भी लगेगा कि वर्तमान सरकार जो है, पार्टी बियॉन्ड पार्टी जो है, एक विभूति को जिन्होंने कुछ काम किया है, जिनकी एक विरासत है, उनको वो सम्मान देना जानती है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। मुझे अनुमति दीजिए, मैं हूँ आपका संदीप देव।